मैं जो आम तौर पर मीट भी नहीं खरीद पाता, एक ब्लाइंड डेट पर $multi million की सुपर कार चला रहा था। सबको लगा कि मैं जिंदगी का मजा ले रहा एक टॉप टियर अमीर लड़का हूँ, लेकिन फिर मैंने 6 युआन का स्पाइसी हॉट पॉट निकाला और खूबसूरत सीईओ को दे दिया। पूरे इंटरनेट ने मुझे पागल कहा, यहाँ तक कि टॉप सेलिब्रिटीज को भी लगा कि मैं मुश्किल में पड़ रहा हूँ, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं सिर्फ एक फूड डिलीवरी करने वाला लड़का था। उसी समय फोन पर एक घमंडी और बेसब्र आवाज आई, आधी रात हो गई है ना? 1 लाख युआन लो या रहने दो। मेरी पलकें फड़की, मेरी सांसें तेज हो गई। 1 लाख युआन? मेरी बहन जाओ हान अभी भी आईसीयू में है। अगले हफ्ते की सर्जरी में ठीक 1 लाख युआन कम लगेंगे। इतने पैसे के लिए मैं लगातार 3 महीने से पूरी रात खाना डिलीवर कर रहा हूँ। मैं लगभग थक चुका हूँ, ले लो। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी आवाज तेज और कठोर थी। महाराज, पैसा आ गया है, आप जो भी कहेंगे मैं करूंगा। मैं जियांगचेंग के डिलीवरी सर्कल में मशहूर हूँ। हर कोई मुझे वर्कहॉलिक कहता है। मेरे लिए बस एक ही मोटो है, पैसा बोलता है। लाइन के दूसरी तरफ यंग वांग, जो दूसरी पीढ़ी का अमीर लड़का था, ने मजाक उड़ाया। ठीक है, तुम्हें पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? काम आसान है। मेरे लिए मिशेलिन 3 स्टार रेस्टोरेंट, स्टारलाइट रेस्टोरेंट। जाओ। मेरे बूढ़े आदमी को एक बागिन से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो उसके दीवाने हैं। बागिन यंग वांग पर दांत पीस रही है। मैंने सुना है कि उसका वजन 200 पाउंड है, चेहरे पर निशान है और उसका गुस्सा डायनामाइट जितना जबरदस्त है, एक जीता जागता टैंक। मैं जियांगचेंग में एक बदनाम औरतों का दीवाना हूँ। ऐसे राक्षस से शादी करना गायब होने से भी बुरा है। इसलिए मुझे चाहिए कि तुम अपनी फटी हुई डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनो और उससे नफरत करो। याद रखना, जितना घमंडी उतना अच्छा, जितना चापलूसी करने वाला उतना अच्छा। कुत्ते की तरह गाली दो, भले ही तुम उसके मुंह पर रेड वाइन फेंक दो, सब ठीक है जब तक तुम ब्लाइंड डेट खराब नहीं कर देते। 1 लाख युआन तुरंत आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। 20,000 युआन डिपॉजिट है। मैंने पहले ही अपना प्रॉफिट कमा लिया है। अगले ही सेकंड मेरे फोन से एक साफ नोटिफिकेशन साउंड बजता है, अलीपे को 20,000 युआन मिले। मेरी आंखें तुरंत चमक उठती हैं। चिंता मत करो मिस्टर यंग वांग, मैं लोगों को घिनौना बनाने में प्रोफेशनल हूँ। फोन रखकर मैं अभी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठा ही था कि अचानक मेरे दिमाग में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। होस्ट को मिले एक बहुत ही अजीब ऑर्डर का पता चलने के कारण जरूरी शर्तें पूरी हो गई हैं। गॉड लेवल चेन सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेट हो गया है। ऑन ऑर्डर की जानकारी, अपने एम्प्लॉयर के लिए एक सैमके, एक बिजनेस ब्लाइंड डेट को खत्म करो, एक बहुत ही घमंडी बदमाश का रोल निभाओ। सिस्टम रेटिंग लेवल 1। काम है होस्ट को मिशन को पूरी तरह से पूरा करने में मदद करना। टेम्पररी आइटम रिवॉर्ड अब दिए जा रहे हैं। एक टॉप टियर सुपर कार, एक कोनिग्सेक घोस्ट एडिशन, 2 घंटे के लिए टेम्पररी इस्तेमाल के अधिकार के साथ। 2 ऑनरा स्किल, गॉड लेवल का डोमिनियरिंग सीईओ ऑनरा जो पैसिवली ट्रिगर होता है और एक बहुत पावरफुल ऑनरा बनाता है जो आपके आसपास के लोगों के डायमेंशन को कम करता है। 3 मिशन एक्सक्लूसिव हाई ग्राउंड, अरमानी लिप्स, हाथ से बना डार्क नाइट सूट और स्नैक्स का एक सेट। मैं पूरी तरह से हैरान था। सिस्टम, बेशक मैं जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है। इससे पहले कि मैं संभल पाता, मैंने जो पीली डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी थी, जो लगभग पसीने की बदबू से भीगी हुई थी, अचानक एक हल्की सफेद रोशनी में गायब हो गई। उसकी जगह एक परफेक्टली सिलवाया हुआ, एकदम डिफाइंड टॉप टियर हैंडमेड सूट था, जिसके कपड़े पर गहरे सुनहरे पैटर्न बह रहे थे। मैं जो सालों की कड़ी मेहनत की वजह से झुका हुआ था, तुरंत सीधा हो गया। गॉड लेवल के डोमिनियरिंग सीईओ ऑनरा के बढ़ने से मेरा ऑनरा जबरदस्ती बढ़ा हुआ लग रहा था। मेरा पहले से ही हैंडसम और मजबूत चेहरा अब एक ठंडी और अलग हवा दे रहा था। दबाव का एहसास जैसे अनगिनत लोगों की किस्मत को कंट्रोल कर रहा हो। उसके बाद एक पुराने जानवर की धीमी दहाड़ जैसी हल्की दहाड़, एक बम फटा और एक कोएनिग्सेक सुपरकार अचानक से प्रकट हो गई। दुनिया भर में सिर्फ 6 कोएनिग्सेक बनाई गई, जिनकी कीमत 120 मिलियन थी। सड़क पर पैदल चलने वाले लोग उसकी आवाज से कांप उठे और एक साथ अपना सिर घुमाने लगे। फिर सब हैरान रह गए। हे भगवान, ये तो एक भूतिया कार है। क्या यह कार असली है? जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी भी इसे नहीं खरीद सकता। उस आदमी को देखो, हे भगवान, वो कितना हैंडसम है। उसका ऑनरा डरावना है, मैं उसकी आंखों में देख भी नहीं सकती। पास से गुजर रही कई जवान लड़कियां चिल्लाईं, उनके पैर कांप रहे थे। मैंने एक गहरी सांस ली, कार की सीधी चाबी पकड़ी और धीरे से एक प्यारी सी मुस्कान दी। यंग मास्टर यंग वांग, क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं घमंडी बनूं, तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली डायमेंशनल रिडक्शन क्या होता है। 20 मिनट बाद जियांगचेंग के टॉप मिशेलिन 3 स्टार पेजी रेस्टोरेंट स्टारी स्काई में एंट्रेंस पर एक डरावनी आवाज अचानक रुक गई। 2 कैंची जैसे दरवाजे धीरे धीरे खुले। मैं अपने एकदम सही सिलवाए हुए काले सूट और जूतों में रेड कारपेट पर उतरा। दरबान, जो आमतौर पर इतने घमंडी होते हैं और लोगों को उनके स्टेटस से आंकने में माहिर होते हैं, अब डरे हुए थे, मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। उनके सिर झुके हुए थे और वे अपना चेहरा अपनी छाती में छिपा रहे थे। वेलकम शियान शियान, दरबान हकलाया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा भी नहीं, सीधे रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैंने भारी क्रिस्टल ग्लास का दरवाजा जोर से हिलाते हुए लात मारी। उसी पल मेरा भगवान जैसा सीईओ वाला ऑनरा पूरी ताकत से एक्टिवेट हो गया। पूरे रेस्टोरेंट की हवा जैसे बाहर निकल गई हो। वायलिन का मधुर संगीत बजता रहा, लेकिन हॉल में सन्नाटा छा गया। वहां खाना खा रहे
सभी बिजनेस एलीट और बड़े लोग लगभग एक साथ रुक गए और दरवाजे की तरफ देखने लगे। यह किसका यंग मास्टर है? इस तरह का ऑनर मैंने इसे सिर्फ बीजिंग में उस टॉप आदमी पर ही देखा है। उसकी नजर किसी मामूली इंसान को देखने जैसी है। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं था। अब मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी, उस 200 पाउंड की शेरनी को ढूंढूं और इस ब्लाइंड डेट को पूरी तरह बर्बाद कर दूं। 1 लाख युआन मिलने के ख्याल के साथ मैंने चारों ओर देखा। मैंने मुंह बनाया और एक जबरदस्त ऑनरा के साथ वहां गया। मैंने सुना है कि तुम मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर जाना चाहती हो, क्या तुम खुद को देखती भी नहीं? मैं अभी टेबल पर पहुंचा ही था, कुर्सी खींचकर अपनी पूरी ताकत लगाने को तैयार था। तभी मैंने अपनी ब्लाइंड डेट का चेहरा देखा। मेरी सारी बातें फौरन मेरे गले में अटक गईं। वह कोई 200 पाउंड की शेरनी नहीं थी, वह एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। एक सफेद बिजनेस सूट उसके परफेक्ट लगभग बेदाग फिगर को और उभार रहा था। उसकी पीली स्किन रोशनी से मिल रही थी और उसके कॉलर बोन के नीचे नीलम का हार साफ तौर पर महंगा था। सुमिंग ने भी ऊपर देखा, मेरी नजरों से नजरें मिलाते हुए। आमतौर पर आसमान गिरने से भी बेफिक्र मेरी मौजूदगी महसूस करके उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक आई। कितना मजबूत औरा। दादाजी ने कहा था कि आज जो आदमी आ रहा है वह वांग परिवार का वह निकम्मा यंग वांग है। उस प्लेबॉय में इतना अधिकार कैसे हो सकता है? यह आदमी पक्का यंग वांग नहीं है। एक पल के लिए हम में से कोई भी हिला नहीं। हवा जमी हुई लग रही थी। ऊपर से मैं पूरी तरह शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं यंग वांग और उसके पुरखों को 18 पीढ़ियों से कोस रहा था। यंग वांग, कमीने, तुम इसे 200 पाउंड की शेरनी कहते हो? तुम इसे इंसानी टैंक कहते हो? अगर यह शेरनी होती तो मैं हर दिन इसका पेट साफ करता। लेकिन मैंने नौकरी तो ले ली है और 1 लाख युआन अभी भी वहीं पड़े हैं। मेरी बहन की सर्जरी की फीस का क्या? मैं दांत पीसता हूँ, खुद को मजबूत करने और घमंडी बदमाश के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता हूँ। जैसे ही मैं हिचकिचा रहा होता हूँ कि बाएं हाथ से रेड वाइन छिड़कूं या दाएं हाथ से टेबल पलटूं, रेस्टोरेंट की फर्श से छत तक की खिड़की बिना किसी चेतावनी के फट जाती है। क्रैश, टेम्पर्ड, एक्सप्लोजन प्रूफ कांच कागज की तरह टूट जाता है, जिसके टुकड़े हर जगह उड़ जाते हैं। 1 सेकंड में यह एक शानदार मिशेलिन स्टार वाला रेस्टोरेंट है जो किसी मैगजीन कवर के लायक है। अगले ही पल यह पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। चीखें, टेबल और कुर्सियां पलट गईं, कांच टूट गए, सब एक साथ उलझ गए। धमाका, धमाका, धमाका। 3 गोलियां चलीं, जिससे छत पर लगा बड़ा क्रिस्टल का झूमर टूट गया। कांच के टुकड़े फट गए और काले डाकुओं के मास्क पहने 5 हट्टे कट्टे आदमी टूटी हुई खिड़की के बाहर से अंदर घुसे। उनके शरीर धारदार हथियारों से ढके हुए थे। हाथ में एके और कमर पर एक चमकता हुआ मिलिट्री माशेटे पकड़े हुए वह चिल्लाया, चुप रहो। सबने हैरान होने का नाटक किया, अपना सिर ढक लिया और चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े। पूरा कमरा तुरंत शांत हो गया। सभी सोशलाइट और लेडीज पीली पड़ गईं, जमीन पर कांप रही थीं, सांस लेने में भी डर रही थीं। सुमिंग का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसे शॉपिंग मॉल की गला काट दुनिया और असल जिंदगी के गुंडों की आदत थी, लेकिन यह पहली बार था जब उसने ऐसी किसी चीज का सामना किया था। उसने मेरी तरफ देखा और फिर वह जम गई। मैं घबराया नहीं, मैंने बस थोड़ा सा मुंह बनाया, जैसे मैं बस इस बात से नाराज था कि उन्होंने मेरी परफॉर्मेंस में रुकावट डाली। मिशेलिन ने पाया कि होस्ट को एक आम परेशानी हो रही थी। हार्डकोर लाइफ क्राइसिस एक इमरजेंसी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को ट्रिगर करता है। अपने आप एक गॉड लेवल स्नैक स्किल जारी करना, मास्टर लेवल सूट ठग फाइटिंग टेक्निक, अपने आप गॉड लेवल स्नैक आइटम जारी करना, एब्सोल्यूट कंजर्वेशन शील्ड 3 मिनट तक चलने वाला। जैसे ही सिस्टम नोटिफिकेशन बजा, मुझे अपने अंगों में एक हिंसक लगभग विस्फोटक ताकत महसूस हुई। अनगिनत लड़ाई और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट टेक्निक सीधे मेरी मसल मेमोरी में उकेरी हुई लग रही थी। इस पल मैं अब 1 लाख युआन के लिए टेकआउट देने वाला कोई नहीं, बल्कि एक शानदार किलिंग मशीन था जो अनगिनत खतरनाक स्थितियों से निकला था। धत तेरे की, यह नौकरी सच में बहुत फायदेमंद है। एक हट्टा कट्टा डाकू एक लाश को मुक्के से उड़ा रहा था। अचानक उसकी नजर सुमिंग पर पड़ी। अपनी अस्त व्यस्त हालत में भी सुमिंग अभी भी बहुत खूबसूरत थी, खासकर उसके गले में नीलम का हार जो बहुत कीमती लग रहा था। डाकू की आंखों में तुरंत लालच और बुरे विचार चमक उठे। वह हाथ में बंदूक लेकर आगे बढ़ा। हे बेहतरीन खूबसूरती, वो नेकलेस उतारो, मुझे तुम्हारा थोड़ा और फायदा उठाने दो। उसने सुमिंग की गर्दन पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सुमिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल फुस मेरे लंबे मजबूत हाथ ने, जिसके पोर साफ थे, डाकू की कलाई को लोहे के क्लैंप की तरह पकड़ लिया। डाकू हैरान रह गया, ऊपर देखा और मेरी उन ठंडी आंखों से मिला। अपना गंदा हाथ हटाओ। डाकू दहाड़ा, अपनी बंदूक की बट उठाकर मेरा सिर फोड़ने लगा। क्रैक, उसकी कलाई के हल्के से मोड़ से वह मोटा हाथ प्रेटजेल की तरह टूट गया। मैंने अचानक उसे रोक दिया, जिससे वह पूरी तरह से बेबस हो गया। डाकू दर्द से चिल्लाया, लेकिन चीखें अचानक बंद हो गईं। मैंने एक हाथ से खूबसूरती से अपनी टाई खोली। गहरे काले धागे वाली टाई तुरंत मेरे हाथ में फड़फड़ा उठी। एक तेज हरकत के साथ मैंने टाई को डाकू की गर्दन के चारों ओर ठीक से लपेट दिया। मेरा घुटना उसके घुटने से दबा पीछे और एक तेज खिंचाव के साथ ग्रम्बल, एक ऐसी आवाज जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। हथियार बंद डाकुओं में से एक जमीन पर गिर पड़ा, बिना हिले डुले। यहां तक कि लीडर स्कारफेस भी गुस्से से अंधा हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक खास सूट पहना हुआ आदमी जो किसी टॉप सीईओ जैसा दिख रहा था,
इन बेताब अपराधियों से ज्यादा बेरहम हो सकता है। फायर, उसे मार डालो। बाकी 3 डाकुओं ने एक साथ अपनी बंदूकें घुमाई, लेकिन मैं कहीं ज्यादा तेज था। मैंने अपने सामने रखी सैकड़ों पाउंड की पत्थर की कब्र वाली टेबल को लात मारी। बूम! टेबल तोप के गोले की तरह उड़ी, जिससे 2 डाकू तुरंत गिर गए और जमीन पर गिर गए। उसी सेकंड मैं कवर का इस्तेमाल करके पास आ गया। एक तेज और शानदार किक से मैंने हवा में एक साफ लाइन खींच दी। मैंने अपनी सूट जैकेट के बटन भी नहीं खोले थे। मेरी हरकतें आसान और सटीक थीं, फिर भी हर वार में पूरा दबदबा था। सीने पर कोहनी का एक जोरदार वार तीसरे डाकू के सीने में लगा। धमाका! वह आदमी पीछे की ओर उछला। शराब की अलमारी टूट गई और वह तुरंत बेहोश हो गया। सन्नाटा। पूरा रेस्टोरेंट अजीब तरह से शांत था। सोने के कपड़े पहने आदमी की धीमी आवाज के अलावा सिर्फ भारी कांपती हुई सांसें सुनाई दे रही थीं। जमीन पर पड़े सभी लोग आंखें फाड़े देख रहे थे। मैंने अकेले ही पूरी तरह से हथियारबंद डाकुओं को मार गिराया था और मेरी हरकतें कला की तरह सुंदर थीं। सू मिंग ने मुझे देखा। उसकी खूबसूरत आंखें हैरानी से भर गईं। मैं कौन था इतने पक्के तरीके से मारने का, इतना शांत और शानदार, पूरे कंट्रोल का ऐसा पूरा माहौल। पूरे चीन में कौन सा टॉप टियर अमीर परिवार ऐसे राक्षस को पाल सकता है? इस समय सिर्फ स्कारफेस खड़ा था, लेकिन वह डर से कांप रहा था। बंदूक पकड़े हुए उसका हाथ कांप रहा था। मैं उसकी तरफ बढ़ा, कदम दर कदम, जैसे मौत खुद पास आ रही हो। और पास मत आना! स्कारफेस का साइकोलॉजिकल डिफेंस पूरी तरह से टूट गया। उसने अचानक अपनी बंदूक घुमाई और सू मिंग पर निशाना साधा। उसे एहसास हुआ कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस डाकू ने उसे छुआ था। फिर से हिलो और मैं उसे पहले गिराऊंगा। स्कारफेस पागलों की तरह दहाड़ा, ट्रिगर दबाया। बंदूक की नली से आग की लपटें बम निकली। सू मिंग का दिमाग खाली हो गया। एक खतरनाक साया उसके ऊपर मंडरा रहा था, लेकिन जैसे ही गोली बैरल से निकली, मैं उसके सामने ऐसे आया जैसे टेलीपोर्ट हो गया हूं। मैं मुड़ा, बंदूक की तरफ पीठ करके उसे अपनी बाहों में छिपा लिया। एक अजीब मेटल की आवाज आई। 7.62 मिलीमीटर राइफल की गोली, जो इंसान के शरीर को भेद सकती थी, मेरे सूट जैकेट के पिछले हिस्से पर ऐसे लगी जैसे किसी अदृश्य स्टील की दीवार से टकराई हो। गोली तुरंत खराब हो गई। कालीन पर हल्की क्लिक की आवाज के साथ लटक गई। मेरा शरीर हिला तक नहीं। पूरा कमरा पूरी तरह से पागल हो गया। स्कारफेस खराब गोली को ध्यान से देख रहा था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अगले ही पल वह घुटनों के बल गिर गया। उसकी जांघें तुरंत भीग गईं। एक भूत! मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस अपनी उंगली से एक झटका मारा। मेज पर रखा एक चांदी का कांटा तुरंत एक ठंडी चमक में बदल गया, जो ठीक उसकी कलाई में लगी जहां उसने बंदूक पकड़ी थी। उसका पूरा हाथ उसके पीछे दीवार से चिपक गया था। बचा हुआ गोंद फिर से फट गया, लेकिन संकट पूरी तरह से खत्म हो गया था। डाकुओं के खिड़की तोड़कर पूरी तरह से खत्म होने तक 3 मिनट बीत चुके थे। मैंने नीचे देखा, ली वेई की अस्त व्यस्त आस्तीन से अपनी पकड़ हटाई और वापस सू मिंग की ओर देखा। सू मिंग मेरी ओर देख रही थी। उसकी नजरें वहीं टिकी हुई थीं, मुझ पर। 20 साल से ज्यादा समय से जमा हुआ उसका दिल बुरी तरह टूट गया था, लगभग बेकाबू होकर धड़क रहा था। उसने अपना मुंह खोला। उसकी आवाज, हैरानी की बात है कि गहरी थी। उसके लगभग परफेक्ट चेहरे को देखकर मैंने मन ही मन आह भरी। मैं बदमाश कैसे बन सकता हूँ? मैं होंग जैंकिन को कैसे पा सकता हूँ? मैं सच में उसे किस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। तो बड़ी बेपरवाही से मैं मुड़ गया, उसे एक ठंडे चेहरे के साथ छोड़कर, और धीमी, थोड़ी अफसोस भरी आवाज में कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मैं ये रोल नहीं ले रहा हूँ। ये कहकर मैं बिना पीछे देखे रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। मेरे पीछे का नजारा छिपी हुई पावर और शोहरत का ऑरा फैला रहा था और पीछे सिर्फ गंदगी छोड़ गया था। रेस्टोरेंट के बाहर ये कंफर्म करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, मेरी जबरदस्त पावर का ऑरा तुरंत गायब हो गया। सूट गायब हो गया और मैं पीली डिलीवरी यूनिफॉर्म वाला इंसान बन गया। तो मैंने ठंडा पसीना पोंछा। इससे मैं बहुत डर गया था। सिस्टम शील्ड का शुक्र है, वरना आज मेरा काम तमाम हो जाता। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर स्टाइल का वह शो वाकई बहुत मजेदार था। बस अफसोस है कि मैंने 1 लाख युआन नहीं कमाए। मुझे अभी भी सर्जरी के लिए पैसे जुटाने के लिए खाना डिलीवर करना है। मैंने अपना सिर हिलाया, छाया में पार्क किए अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर चढ़ा, हैंडल बार घुमाए और रात में कूद गया। मुझे पता नहीं था कि रेस्टोरेंट के एक कोने में सू मिंग का एक छोटा स्टेल्थ ड्रोन लगातार काम कर रहा था, बोर्ड और अपने परिवार को यह साबित करने के लिए कि उसे सूट की जरूरत नहीं है। सू मिंग ने पहले ही डार्क वेब पर एक एनक्रिप्टेड लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी थी। इस बीच मैं $1 बिलियन की सुपरकार में पहुंचा। अकेले ही हानफू में 5 लोगों को हराया, अपने शरीर से गोलियां खाई और आखिरी शब्द छोड़े, तुम बहुत सुंदर हो। ये सब पहले ही पूरे इंटरनेट पर फैल चुका था, जिसमें जियांगचेंग और शहरी गांव भी शामिल थे। तंग और अंधेरे किराए के घर में कमरे में अचार वाले पत्ता गोभी नूडल्स की खुशबू के साथ एक खुशबू हवा में फैल गई। मैंने बड़ी सफाई से इंस्टेंट नूडल सीजनिंग का पैकेट खोला, उसे एक कागज के कटोरे में डाला, गर्म पानी डाला और ढक्कन को एक पीली पड़ चुकी सेकंड हैंड किताब से दबा दिया। अभी आधे घंटे पहले मैं एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में बेमिसाल मास्टरमाइंड था। हानफू में एक औरत को आसानी से काबू में कर रहा था, 120 मिलियन युआन की घोस्ट स्पोर्ट्स कार चला रहा था और 1 अरबपति महिला CEO का दिमाग खराब कर रहा था। और अब मैं अभी भी वही
डिलीवरी ड्राइवर हूँ जो 1 लाख युआन की सर्जरी फीस की चिंता कर रहा है, एक सॉसेज भी नहीं खरीद सकता। बीप बीप बीप। जैसे ही मैं अपना कांटा उठाने वाला था, मेरे बेड साइड टेबल पर रखा पुराना एंड्रॉइड फोन अचानक जोर से वाइब्रेट करने लगा, जैसे उस पर कोई भूत सवार हो। नोटिफिकेशन मुझ पर बरस पड़े और पॉपअप आते रहे। पुराने फोन की स्क्रीन बहुत गर्म हो रही थी, जैसे अभी फटने वाली हो। क्या बकवास है, ये इन्फेक्टेड है। मैंने भौहें चढ़ाई और अपना फोन उठाया। धमाका सबसे हैंडसम और रहस्यमयी बेवकूफ की तलाश। धमाका नंगे हाथों से एक मोटे आदमी को काबू करना। असली सूट पहने गुंडे। हॉट अरबपति आइस क्वीन सीईओ सू मिंग का जबरदस्ती शादी का लाइव स्ट्रीम। अचानक एक बेमिसाल मर्द भगवान को सामने लाता है। तुम बहुत खूबसूरत हो वाली बात वायरल हो गई, जिससे इंटरनेट पर लड़कियां पागल हो गईं। मेरे होंठ बेकाबू होकर फड़क रहे थे। जबरदस्ती शादी को रोकने के लिए एक लाइव स्ट्रीम वायरल हो गया। मैंने सबसे पॉपुलर वीडियो पर क्लिक किया। तस्वीर बहुत साफ थी। वीडियो एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी निसान एफ्रो से शुरू हुआ, फिर कामना रेस्टोरेंट पर कट गया। एक आदमी खिड़की तोड़ रहा था, चीखें निकल रही थीं, और फिर मैं हिला। वीडियो को नेटिजन्स ने 0.5x स्पीड तक धीमा भी कर दिया था, ताकि हर कोई साफ देख सके कि मैंने अकेले ही एक आदमी को अपने हाथ में कैसे पकड़ा हुआ था। सिल्क की टाई का इस्तेमाल करके सामने वाले को पूरी तरह से बेबस कैसे किया। बंदूक की नोक से बाहर निकलकर सू मिंग को अपनी बाहों में कसकर कैसे बचाया। आखिरी सीन में मैं अपना सिर थोड़ा घुमाता हूँ और बहुत गहरी आवाज में कहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं अब यह रोल नहीं कर रहा। फिर मैं आराम से चला जाता हूँ, सिर्फ एक पागल आदमी की पीठ छोड़कर। इस वीडियो को पहले ही 100 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं, अरे बाप रे, अरे बाप रे, क्या ये कोई मूवी है? मैं जियांगचेंग स्पेशल पुलिस ब्रिगेड से हूँ। मैं तुम्हारी गारंटी ले सकता हूँ, वो कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं है। वे 5 हट्टे कट्टे आदमी, सभी इंटरनेशनल फाइटर हैं। कई काउंटर अटैक के बाद उन सभी को अकेले इस रहस्यमयी बड़े आदमी ने मार गिराया, सिर्फ गोलियों को रोकते हुए। क्या ये किसी पुराने मार्शल आर्ट परिवार का वंशज है? क्या तुम सब लड़ाई देख रहे हो? क्या सिर्फ मैं ही उसके सूट और कार पर नजर रख रहा हूँ? मेरे दादाजी के पास भी यही सूट है। इसे मिलान में अरमानी की प्राइवेट वाइनरी में 7 टॉप टेलर्स ने हाथ से सिला था। दुनिया में सिर्फ 10 सेट है। और वो कार एक क्वेनिक्स एक घोस्ट, जिसकी कीमत 120 मिलियन है। अगर आपके पास पैसे भी हों तो भी आप इसे नहीं खरीद सकते। कौन सा टॉप टियर प्रिंस जिंदगी का मजा ले रहा है? बहुत हैंडसम हस्बैंड, क्या कोई उसकी पहचान बता सकता है? मैंने 1 लाख का इनाम देखा और मैंने पाया कि लाखों नेटिजन्स शर्लक होम्स में बदल गए हैं और मुझे एक रहस्यमयी प्रिंस, मार्शल आर्ट्स मास्टर या किसी फिल्म और टेलीविजन टाइकून का वारिस समझ रहे हैं। मैं तो खुद को कोस रहा था। मैं बस एक काम से निकला था, एक ब्लाइंड डेट ट्रेनिंग जॉब ले रहा था, और किसने सोचा होगा कि सू मिंग इसे पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम कर देगी। जैसे ही मैं शॉक से उबर रहा था, सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से मेरे दिमाग में आया। डिंग, होस्ट के व्यवहार से पब्लिक में बहुत बड़ा शॉक लगा है। शॉक वैल्यू कलेक्शन सिस्टम पूरी स्पीड से। जियांगचेंग स्वॉट टीम के कैप्टन से शॉक वैल्यू 999। अरबपति महिला सीईओ सू मिंग से शॉक वैल्यू 9999। पूरे इंटरनेट पर देखने वालों से शॉक वैल्यू 1000, 1000, 1000। सिस्टम पैनल पर नंबर तेजी से उछले। 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 1000, आखिर में बढ़कर 15 लाख हो गए। डिंग, बधाई हो होस्ट, टोटल शॉक वैल्यू 15 लाख पॉइंट से ज्यादा हो गई है। सिस्टम शॉप ऑफिशियली खुल गई है। होस्ट शॉप में किसी भी परमानेंट एबिलिटी, पैसे, लाइफ स्पैन या गॉड लेवल आइटम के बदले शॉक वैल्यू का इस्तेमाल कर सकता है। मेरी सांस लगभग रुक गई थी। अभी मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? पैसा। अपनी जान बचाने के लिए पैसा। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने अपने दिमाग से सिस्टम की दुकान खोली। सिस्टम, नकदी के लिए विनिमय। डिंग, मेजबान की जरूरतों का पता चला। 5 लाख शॉक पॉइंट्स का उपभोग करना। 2 मिलियन RMB के लिए एक्सचेंज किया गया। विदेशी ऑफशोर फंडों के माध्यम से सिस्टम द्वारा फंड को कानूनी रूप से लॉन्ड्रिंग किया गया है। टैक्स स्वचालित रूप से भुगतान किए गए हैं, बिल्कुल सुरक्षित। अगले ही सेकंड एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना का एक टेक्स्ट मैसेज मेरे फोन पर आया। 4399 में समाप्त होने वाले मेरे खाते में 15 अगस्त को 23:12 पर 2 मिलियन RMB प्राप्त हुए। वर्तमान शेष 2,01,250 RMB। 2 मिलियन। मैंने शून्य की उस स्ट्रिंग को गौर से देखा। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। जो लोग बार बार वास्तविकता से कुचले नहीं गए हैं, उन्हें पता नहीं है कि यह धनराशि कितनी भारी है, लेकिन अब सर्जरी की फीस है और सबसे अच्छा फॉलो अप न्यूट्रिशन फीस भी है। मैं इसे जियांगचेंग के सबसे अच्छे स्पेशल केयर वार्ड में भी ट्रांसफर कर सकता हूँ। आखिरकार भगवान ने मुझे नहीं मारा। मैंने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की और उस सांस को बाहर निकाला जो बहुत देर से मेरी छाती पर दबाव डाल रही थी। डिंग, होस्ट के पास अभी 1 मिलियन शॉक पॉइंट्स बचे हैं। इसे परमानेंट सेल्फ डिफेंस एबिलिटी से बदलने की सलाह दी जाती है। जल्दी से शांत हो जाओ। आज मैंने रेस्टोरेंट में सूट पहने हुए फिगर को आसानी से हरा दिया, लेकिन वह सिर्फ एक टेम्पररी स्किल थी। अब पूरा इंटरनेट मुझे ढूंढ रहा है। अगर मुझे सच में खतरा होता है तो मेरे शरीर के साथ जो पूरे साल इंस्टेंट नूडल्स खाता है, मैं शायद एक ठग को भी नहीं हरा पाऊंगा। सिस्टम, एक परमानेंट स्किल से बदलें। डिंग, 1 मिलियन शॉक पॉइंट्स खर्च
खर्च हो गए। बधाई हो होस्ट, आपने एक परमानेंट गॉड लेवल स्किल हासिल कर ली है। गॉड लेवल ड्राइविंग मास्टरी। स्किल डिस्क्रिप्शन, होस्ट दुनिया की सभी गाड़ियों में पूरी तरह से मास्टर हो जाएगा, पहिए वाली, ट्रैक वाली, यहाँ तक कि सस्पेंस वाली भी। चाहे वह सुपरकार हो, टैंक हो या फाइटर जेट हो, आपके हाथों में वे फिजिक्स के नियम तोड़ देंगे। इंसान और मशीन के बीच एकदम सही तालमेल की भगवान जैसी हालत तक पहुंच जाएंगे। अंदर जानकारी का एक बहुत बड़ा फ्लो मेरे दिमाग पर बमबारी करता है। गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टायर ग्रिप, एरोडायनामिक्स, एक्सट्रीम ड्रिफ्टिंग, स्विचिंग, मैकेनिकल फीडबैक, अनगिनत ड्राइविंग नॉलेज और मसल मेमोरी तुरंत मेरे शरीर में मिल जाती है। इस समय जब तक मेरे पास स्टीयरिंग व्हील है, मैं दुनिया का सबसे डरावने ड्राइविंग भगवान हूँ। मैं खुशी में अपनी गर्दन घुमाता हूँ। मेरे जोड़ों से एक तीखी चटकने की आवाज आती है। पैसा मेरे अकाउंट में है और स्किल आपकी है। आखिरकार मैंने दिन की अपनी पहली सच्ची रिलैक्स्ड स्माइल दिखाई। लेकिन स्माइल अभी बनी भी नहीं थी कि अचानक कमजोर बेचारा सिक्योरिटी दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया, जिससे दीवारों से प्लास्टर गिरने लगा। तुरंत एक गुस्से वाली चीख सुनाई दी, लिंचेन, कमीने, यहां से निकल जाओ। यह चीख इतनी घमंडी थी कि ऐसा लगा जैसे छत उड़ गई हो। मेरी मुस्कान तुरंत गायब हो गई, मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैं पास गया और सिक्योरिटी दरवाजा खोल दिया। बाहर यंग वांग खड़ा था। उसने फूलों वाली शर्ट, मोटी सोने की चेन पहनी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। उसके पीछे 3 बॉडीगार्ड थे, हर एक 6 फीट से ज्यादा लंबा था। यंग वांग अंदर गया और अपने हाथ से नाटकीय ढंग से अपनी नाक पर पंखा झलने लगा। उसका चेहरा नफरत से भरा हुआ था। ये कैसी झोपड़ी है, इसमें मरे हुए चूहों और इंस्टेंट नूडल्स की बदबू आ रही है। इससे तो सुअरों का बाड़ा भी अच्छा है। उसने दरवाजे के पास कूड़ेदान को लात मारते हुए कहा। उसका घमंड चरम पर था। लिंचेन, क्या तुम जीने से थक गए हो? यंग वांग के चेहरे का भाव अचानक बदल गया। मेरी तरफ उंगली उठाकर गाली देते हुए, मैंने तुम्हें डिपॉजिट दिया था ताकि तुम बदमाश बन सको और सू मिंग के परिवार की उस शेरनी से नफरत कर सको। और तुम कहां हो? मैं सड़क के उस पार कॉफी शॉप पर 2 घंटे इंतजार करता रहा और तुम्हारी परछाई तक नहीं देखी। मुझे मुड़ना पड़ा और सू मिंग के परिवार को खड़ा करने के लिए मेरे पापा से बहुत डांट पड़ी, क्योंकि सू मिंग का लाइव स्ट्रीम कैमरा हमेशा यंग वांग पर लॉक रहता था और साथ ही उस जबरदस्त और हाई फैशन कॉस्ट्यूम के साथ यंग वांग ने इसे अपने सामने वाले बेचारे डिलीवरी मैन से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा। उसके हिसाब से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी थी। मैं पैसे लेकर आधे रास्ते से भाग गया। यंग वांग को और गुस्सा आया। उसने हाथ उठाकर अपने पीछे खड़े 3 बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाया, इसे तोड़ दो, इस पूरे घर को तोड़ दो और इस लड़के की टांगें तोड़ दो। इसने मेरे पैसे लेने की हिम्मत की और काम नहीं किया। मैं इसे 10 गुना ज्यादा थूकने पर मजबूर करूंगा। हाँ, छोटे मालिक। तीनों हट्टे कट्टे आदमी मुस्कुराए और अपनी मुट्ठियां भींच ली, जिससे चटकने की आवाज आई और कदम दर कदम मुझे घेर लिया। अगर ये आधा घंटा पहले होता तो शायद मैं सच में 2 बार सोचता, लेकिन अब मैंने सिस्टम की शुरुआत का अनुभव किया है। गोलियों का सामना करने और अभी अभी 2 मिलियन और एक परमानेंट गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल पाने के बाद इस तरह का आदमी मेरी नजर में अकेले चलने वाले 3 हस्की से अलग नहीं है। तुमने अभी कहा था कि तुम मेरी टांगे रास्ते से हटाने वाले हो। मैंने अपनी आंखें उठाई और शांति से यंग वांग को देखा। यंग वांग का दिल अचानक धड़क उठा। उसे अचानक लगा कि मेरी नजर गलत है। बहुत ठंडी, एक बर्फ की गुफा की तरह, जैसे किसी खत्म हो चुके इंसान को देख रही हो। सिस्टम ने लो लेवल उकसावे का पता लगाया। सिस्टम पैसिव स्किल प्राइमरी एब्सोल्यूट प्रेशर अपने आप चालू हो गया। जैसे ही तीनों बॉडीगार्ड मुझे छूने वाले थे, बूम, मेरे शरीर से अचानक एक अजीब तरह का दबाव फूट पड़ा। पहले वाला रौबदार सीईओ वाला ऑनरा बहुत ऊंचा और ताकतवर था, लेकिन अब यह प्रेशर खतरे का पूरा ऑन आ रहा था। तीनों बॉडीगार्ड की नजरों में उनके सामने वाला दुबला पतला डिलीवरी मैन अचानक एक जानलेवा देवता में बदल गया था, जो अनगिनत खतरों से निकला था। हवा जम गई और टेम्परेचर जमने के पॉइंट तक गिर गया। एक अनदेखे हाथ ने उनके गले कसकर पकड़ लिए, जिससे उन्हें सांस लेने में भी दर्द हो रहा था। वे अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ठंडा पसीना उनकी पीठ से बारिश की तरह बह रहा था। उनका पूरा शरीर छलनी की तरह कांप रहा था। तुम क्या कर रहे हो? उठो, उसे मारो। यंग वांग पूरी तरह से हैरान रह गया। वह आगे बढ़ा और बॉडीगार्ड को पीठ पर लात मारी, लेकिन वे तीनों वहीं चिथड़े की तरह पड़े रहे। आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता था कि अगर उन्होंने हिलने की हिम्मत की तो मैं सच में उन्हें पूरी तरह गिरा दूंगा। मैंने जमीन पर पड़े कचरे को नजरअंदाज किया और सीधे यंग वांग की ओर एक एक कदम बढ़ाकर चला। और पास मत आना। यंग वांग आखिरकार घबरा गया। मेरे हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर उसकी छाती पर दबा हुआ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और उसके पैर ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें सीसा भरा हो, और वह भाग नहीं पा रहा था। मैं उसके पास गया, उसे नीचे देखा और फिर वह टूटा हुआ एंड्रॉयड फोन बाहर फेंक दिया। मेरी उंगलियां उस स्क्रीन पर उड़ रही थीं और एक भगवान लेवल के हैकर ने एक्टिवेट करने के लिए टेम्पररी तौर पर 10 सेकंड उधार लेने की एबिलिटी में मास्टरी कर ली। इस तरह के सिस्टम के लिए, जो एक लोअर डायमेंशन है, थोड़ी सी पावर उधार लेना भी असली दुनिया के सभी फायरवॉल को तोड़ने के लिए काफी है। सिर्फ 2
सेकंड में मैंने सीधे यंग वोंग के इंटरनल सिस्टम, लेटेस्ट आईफोन के अंदरूनी सिस्टम को हैक कर लिया। यंग वोंग अभी भी जिद कर रहा था, तुम इस बेकार फोन से क्या दिखा रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे पापा वांग के रियल एस्टेट के चेयरमैन हैं। तुमने मेरे सिर का एक बाल भी छूने की हिम्मत की? मैंने यंग वांग को टोकते हुए मजाक उड़ाया। मैंने सुना है तुम्हें नाइट क्लब जाना, उस तरह की घटिया पार्टियां होस्ट करना और यादगार चीजों के लिए चुपके से वीडियो बनाना पसंद है। यंग वांग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला? मुझे न सिर्फ वही पता था, बल्कि मैंने तुम्हारे लिए एक फोटो एल्बम भी ऑर्गेनाइज किया था। मैंने शांति से कहा, स्क्रीन पर हल्के से थपथपाते हुए। मैंने अभी तुम्हारे लिए ये हाई डेफिनेशन वीडियो पैक किए हैं और उन्हें तुम्हारे वांग के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जियांगचेंग सोशलाइट ग्रुप और तुम्हारी मंगेतर के वीचैट पर भेज दिया है। क्या? यंग वांग को ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसने घबराकर अपना फोन निकाला और फिर वह पूरी तरह से क्रैश हो गया। उसने अपने सबसे एनक्रिप्टेड फोल्डर में जो वीडियो लॉक किए थे वे अलग अलग ग्रुप चैट में बहुत तेजी से आ रहे थे। उसका फोन तेजी से वाइब्रेट करने लगा। कॉलर आईडी पर चेयरमैन फादर लिखा था। यंग वांग ने कांपते हुए जवाब दिया। अगले ही पल दूसरी तरफ से एक जोरदार आवाज आई, यंग वांग, तुम जानवर हो, तुमने परिवार को बदनाम कर दिया है। बोर्ड में हंगामा हो रहा है, अभी पुरानी हवेली में वापस जाओ, मैं आज तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। डैड, मैं समझाता हूँ, ये एक हैकर है, किसी ने मुझे हैक कर लिया है। इससे पहले कि वह पूरी बात कह पाता, फोन उसके हाथ से फिसल गया। उसने मेरी तरफ देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उस पल उसे आखिरकार समझ आया कि उसने टिन की प्लेट पर नहीं बल्कि स्टील की प्लेट पर लात मारी थी। एक स्टील की प्लेट जो उसके पूरे परिवार को चकनाचूर कर सकती थी। यह कंगाल सा दिखने वाला डिलीवरी मैन बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। मेरा हमला एकदम सही और बेरहम था। एक ही वार ने उसके दिल को छेद दिया, उसकी पूरी जिंदगी को छेद दिया। दवा हो जाओ। मैंने अपनी आंखें थोड़ी सी कोट ली। मेरी आवाज इतनी शांत थी जैसे मक्खी भगा रहा हूँ। मैं तुम्हें बाद में इंस्टेंट नूडल्स खिलाऊंगा। यंग वांग पूरी तरह टूट गया और एक डरावनी चीख निकली, शैतान, तुम शैतान हो। ये कहकर वह अपने बॉडीगार्ड्स को छोड़कर किराए के कमरे से बाहर निकल गया। बेकार। मैंने बेरुखी से 2 शब्द कहे, अपने मालिक का फोन लो और वापस ले आओ। जमीन पर घुटनों के बस बैठे 3 बॉडीगार्ड्स को लगा जैसे उन्होंने कैमरे की रिकॉर्डिंग सुन ली हो। वे फोन उठाने के लिए भागे और घबराकर भाग गए। किराए का कमरा आखिरकार शांत हो गया। मैंने दरवाजा बंद किया, टेबल की तरफ गया और अपने नूडल्स का कटोरा खाने ही वाला था। अचार वाले पत्ता गोभी के नूडल्स जो पहले से ही भीगने से फूले हुए थे, अब शहरी गांव की इस भीड़ भरी और टूटी फूटी गली के एंट्रेंस पर रखे थे। यंग वांग के भागने के 5 मिनट से भी कम समय में एक 6 मीटर लंबी एकदम काली रोल्स रॉयस फैंटम, जिससे ऐसी शान थी कि सांसें थम सी जाती थीं, चुपचाप रुक गई। हुड पर एक चमकदार ठंडी सुनहरी लाइसेंस प्लेट लटकी हुई थी। दरवाजा धीरे से खुला और टॉप टियर काली हाई हील्स में एक दुबली पतली सी शख्सियत ने धीरे से चिकनी मिट्टी पर कदम रखा। जियांगचेंग के शहरी गांव में यह पतली गली जो हमेशा गंदे पानी से भरी रहती थी और जहां छोटी टेकआउट दुकानों और यात्रियों को भी सावधानी से चलना पड़ता था, अचानक एक डरावनी शक्ल ले ली। एक रोल्स रॉयस फैंटम जो 6 मीटर से ज्यादा लंबी और पूरी तरह से ऑब्सीडियन ब्लैक थी, गली के एंट्रेंस पर चुपचाप खड़ी थी, जैसे किसी बादशाह का रथ गलती से किसी झुग्गी झोपड़ी में घुस गया हो। हुड पर लगी शुद्ध सोने की स्प्रिट ऑन एक्सटेसी की रोशनी धीमी स्ट्रीट लाइट में ठंडी रोशनी डाल रही थी और लाइसेंस प्लेट जिस पर 8888 नंबर लिखा था, उसे दूर से देखने पर ही पैरों में कमजोरी आ जाती थी। दरवाजा खुला। टॉप टियर कस्टम मेड हाई हील्स में एक पतली जेड जैसी शख्सियत कीचड़ भरी सड़क पर निकली। सूमिंग कार से बाहर निकली। उसने बड़े सनग्लासेस पहने थे जिससे उसका बहुत सुंदर चेहरा छिप रहा था, लेकिन फिर भी उसकी ठंडी खूबसूरती टूटे फूटे माहौल में अजीब लग रही थी। उसके पीछे ग्रे रंग का लबादा पहने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी चल रहा था। बूढ़े आदमी की आंखें चाकू जैसी थीं, उसकी कनपटी उभरी हुई थी और वह चुपचाप चल रहा था। मास्टर फू, डार्क मिरर सेक्ट के असली मास्टर, क्या यह सच में वह जगह है? मिस, मास्टर फू ने अपने आसपास की टूटी फूटी इमारतों को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। उसकी आवाज में कंफ्यूजन था। ड्रोन ने जो आखिरी सिग्नल पकड़ा था वह सच में इसी इलाके में गायब हो गया था, लेकिन हम अपने नंगे हाथों से हान डाकुओं को पूरी तरह से बेबस नहीं कर सकते थे। एक बेमिसाल मालिक जो अपने नंगे शरीर से राइफल की गोलियों को रोक सकता था, ऐसी जगह पर कैसे रह सकता था? मास्टर फू, आप समझ नहीं रहे हैं। सूमिंग ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक तरह की कट्टरता चमक उठी। इस तरह जो लोग सच में सबसे ऊंचे मुकाम पर होते हैं, उन्हें अब पैसे और लग्जरी की परवाह नहीं होती। वे सादगी की ओर लौटना चाहते हैं, दुनिया के सितारों की तरह बेहतर बनना चाहते हैं। अपने सामने गंदे और टूटे फूटे शहरी गांव को देखकर उसकी आवाज और भी पक्की हो गई। यह बात कि वह आराम से 120 मिलियन युआन की घोस्ट स्पोर्ट्स कार चला सकती थी और फिर ऐसी जगह गायब हो सकती थी, यह साफ दिखाता था कि उसका लेवल आम लोगों की समझ से परे था। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उसे ढूंढना ही होगा और खुद जाकर उसे धन्यवाद देना होगा। तभी थोड़ी दूर आगे एक टूटा फूटा लोहे का सिक्योरिटी दरवाजा अंदर से धक्का देकर खोला गया। सू मिंग और मास्टर फू ने एक साथ देखा, फिर दोनों स्तब्ध रह गए। वहां मैं था, चमकीले पीले रंग की डिलीवरी यूनिफॉर्म पहने, झांग लियांग
स्पाइसी सूप का पैकेट लिए धीरे धीरे बाहर जा रहा था। हमारी आंखें अब मिली, हवा थम गई और सू मिंग का दिमाग खाली हो गया। हालांकि अब मेरे पास वह खास सूट नहीं था, न ही किसी सुपीरियर का वह जबरदस्त ऑरा। वह इस चेहरे को कभी गलत नहीं समझती थी। यह वही आदमी था जो रेस्टोरेंट में उसके सामने खड़ा था, उसके लिए गोली खा रहा था। यह मैं था। सू मिंग चुप थी, उसकी आवाज मुश्किल से दबाए गए उत्साह से कांप रही थी। मैं भी हैरान था। मैंने अभी अभी सिस्टम में अपनी पिछली सभी स्किल्स बदली थी। मैंने यूं ही एक लोकल डिलीवरी जॉब ले ली। स्पाइसी सूप डिलीवर करने के बहाने अपनी नई नई मिली भगवान जैसी ड्राइविंग स्किल को टेस्ट करने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरा चेहरा रुक गया। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? मैंने थोड़ा मुंह बनाया। बस उस हल्के से मुंह बनाने से मेरे बगल में बैठे मास्टर फू तुरंत टेंशन में आ गए। वह सू मिंग के सामने आया, उसके जोड़ चटक रहे थे, उसके अंदर की एनर्जी बढ़ रही थी। उस लड़की ने पीछे धकेला। ये इंसान समझ से बाहर है। मास्टर फू ने मुझे ध्यान से देखा। हालांकि मैंने डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसमें मार्शल आर्टिस्ट वाली जरा सी भी वुडांग एनर्जी नहीं थी। फिर भी मास्टर फू की नजर में मैं और भी डरावना था। मैं एक ब्लैक होल जैसा था, पूरी तरह से समझ से बाहर। कोई जो अपने नंगे शरीर से गोलियों को रोक सके। अंदर की एनर्जी का कोई बड़ा मास्टर भी नहीं। बाहरी एनर्जी का तो छोड़ ही दीजिए, ऐसा कर सकता था। हालांकि सू मिंग ने मास्टर फू को एक तरफ धकेला और सीधे मेरे पास चली गई। फिर मास्टर फू की भूत जैसी नजरों के नीचे उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 90 डिग्री झुककर मुझे प्रणाम किया। सर, आप बहुत अच्छे हैं। सू मिंग आपको कभी नहीं भूलेगी। उसने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें तारीफ से भरी थीं। फिर उसने मेरी डिलीवरी यूनिफॉर्म पर नजर डाली। मैंने फिर से आपके हाथ में रखी मसालेदार कैंडी को देखा। बिना किसी नफरत के उसने तुरंत अपने दिमाग में पूरा सीन बना लिया। मैं सच में जिंदगी जी रहा हूँ, सबसे आम कपड़े पहन रहा हूँ, सबसे आम खाना खा रहा हूँ, दुनिया की इस दुनिया में अपनी चालाकी को निखार रहा हूँ। इस लेवल की समझ, यह नजरिया, वो अमीर दूसरी पीढ़ी के वारिस जो सिर्फ कार रेस करना और लड़कियों को पिक करना जानते हैं, मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं हो सकते। मुझे देखते हुए उसने अपना मुंह खोला। असल में मैं सच में सिर्फ एक फूड डिलीवरी वाला लड़का हूँ। मैं आज एक ब्लाइंड डेट पर गया था और मैं बस किसी को डेट करने का इंतजार कर रहा था। मैं समझती हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। सू मिंग ने बार बार सिर हिलाया। उसकी आंखों में पक्का यकीन था। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह समझती हूँ। क्योंकि तुमने अपनी पहचान छिपाकर जिंदगी का खेल खेलने का फैसला किया है, इसीलिए मैं एक भी शब्द नहीं बताऊंगी। बोलते हुए वह मुझसे आधे मीटर से भी कम दूरी पर एक कदम आगे बढ़ी। एक हाई एंड कस्टम परफ्यूम की हल्की खुशबू फैल गई। सर, आपने मेरी जान बचाई। आपका एहसान चुकाने के लिए आप मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं। सू, परिवार के आधे शेयर या मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। पीछे खड़े मास्टर फू ने सीधे कहा। जियांग चेंग की नंबर 1 आइस क्वीन असल में सड़क पर एक फूड डिलीवरी वाले को खुद को ऑफर कर रही है और वह इतनी उदारता से खुद को ऑफर भी कर रही है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो पूरी जियांग चेंग की हाई सोसाइटी में हंगामा मच जाएगा। मैं चुप हो गया। बड़ी बहन, आपको क्या पता, अगर आपकी कल्पना इतनी ही बेकाबू होती रही तो आप सच में पार्ट टाइम नॉवेल लिख सकती हैं। जैसे ही मैं मना करने वाला था, अचानक मेरे दिमाग में एक सिस्टम अलार्म बज उठा। डिंग, इमरजेंसी स्पेशल चेन वाला ऑर्डर मिला। ऑन ऑर्डर देने वाला किकी रेन का एजेंट, एक टॉप घरेलू सेलिब्रिटी, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हालत। ऑन ऑर्डर का कंटेंट, अंडरग्राउंड काफिले के खतरनाक घेरे से बचकर किकी रेन को बचाना। मिशन रेटिंग S लेवल, बहुत ज्यादा खतरनाक। इसमें जान और मौत का सवाल है। मिशन की जगह जियांगचेंग के 9वें डिस्ट्रिक्ट में क्यूमिंग माउंटेन की घुमावदार सड़क। ऑर्डर एक्सेप्ट करो। मेरी आंखें अचानक चमक उठी। S लेवल मिशन। अभी अभी गॉड लेवल ड्राइविंग सीखी है और सोच रहा था कि प्रैक्टिस कहां करूं। ये ऑर्डर असल में सिस्टम ही मेरे नियमों को तोड़ रहा है। एक्सेप्ट करो। मुझे तुरंत याद आया। डिंग, ऑन ऑर्डर सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो गया। टेम्पररी गाड़ी, आर्मर्ड बुलेट प्रूफ एस्टन मार्टिन वॉल्किरी वॉर गॉड एडिशन। टारगेट लोकेशन के पास एक छिपी हुई जगह पर एयर ड्रॉप किया गया। होस्ट इसे कभी भी ले सकता है। मेरी आंखें तुरंत बदल गईं। डिंग, अपनी तलवार निकालो। सू मिंग का दिल जोर से धड़का। वह नजर, मैं फिर से अपनी चाल चलने वाला हूँ। मेरे जैसे इंसान को इतना सीरियस कौन कर सकता है? सर, आपके क्या ऑर्डर हैं? सू परिवार का जियांगचेंग में कुछ असर है? कोई भी आपको नाराज करे, मैं तुरंत पूरे शहर के रिसोर्स जुटा सकती हूँ। सू मिंग ने जल्दी से कहा। उसे डर था कि कहीं वो मेरी मदद करने का मौका न चूक जाए। मैंने अपने हाथ में रखे लगभग ठंडे स्पाइसी सूप के कटोरे पर नजर डाली। फिर अपने सामने खड़ी अरबपति महिला CEO को देखा। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। वह किसी भी पल मेरे लिए आग पानी से गुजरने को तैयार थी। अगले ही पल मैंने स्पाइसी सूप के साथ डिलीवरी बॉक्स उसकी बाहों में दे दिया और उस बॉक्स पर मेरे डिलीवर किए गए स्पाइसी सूप का पता लिख दिया। यह कहने के बाद मैं मुड़ा और अपने पुराने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हो गया। बिना पीछे देखे एक ही लाइन बोली, मैं एक बड़े स्टार को बचाने जा रहा हूँ। स्कूटर काला धुआं छोड़ते हुए रात में गायब हो गया और सिर्फ अरबपति CEO पहाड़ की चोटी पर खड़ी रह गई। उनके हाथ में मसालेदार कैंडी का टपकता कटोरा था। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है। जियांगचेंग के बाहरी इलाके में डिस्ट्रिक्ट 9 की घुमावदार पहाड़ी सड़क पर लोकल स्ट्रीट रेसर इस जगह को डेथ हिल मिंगशान कहते थे, जिसके एक तरफ खड़ी चट्टानें थीं और दूसरी तरफ गहरी खाई थी। बूम बूम बूम। आज रात यह पहाड़ी सड़क पूरी तरह तबाह हो गई थी। एक काली टोयोटा अल्फार्ड मिनी वैन सड़क पर बेतहाशा भाग रही थी। उसकी बॉडी पर डेंट थे, उसकी पिछली विंडशील्ड टूटी हुई थी
और उसका पिछला हिस्सा लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया था। उसके पीछे 3 बहुत ज्यादा मॉडिफाइड काली फोर्ड एफ 150 रैप्टर पिकअप ट्रक उसके पीछे पीछे आ रहे थे। स्टील बीम, मजबूत बार, बैक स्टेज एरिया और चौड़े व्हील वेल सब लोड किए गए थे। तीनों स्टील के बड़े ट्रक अपने शिकार से खेल रहे थे। बीच बीच में वैन के पिछले हिस्से से टकराने के लिए तेजी से गाड़ी बढ़ा रहे थे। धमाका! एक और जोरदार टक्कर हुई और वैन चट्टान के किनारे से फिसल गई। उसके आधे टायर हवा में लटक गए और बजरी नीचे गिर रही थी। पिछली सीट पर बेसबॉल कैप और मास्क पहनी एक छोटी सी लड़की आखिरकार टूट गई और चीख पड़ी। वह कोई और नहीं बल्कि किकी रेन थी, जो इस समय सबसे हॉट लड़कियों के ग्रुप का सेंटर थी। अंकल झांग, उनसे छुटकारा पाओ प्लीज, उनसे छुटकारा पाओ। उसने कार के दरवाजे का हैंडल कसकर पकड़ रखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंसू बह रहे थे। ड्राइवर की सीट पर अंकल झांग, जो उसके बॉडीगार्ड भी थे, ठंडे पसीने से भीगे हुए थे। उनके हाथ स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उनकी आवाज लगभग फट रही थी। मिस, आप उसे भगा नहीं सकती। ये कोई आम स्टॉकर फैन नहीं है, ये एक प्रोफेशनल अंडरग्राउंड कार काफिला है। किसी ने आपको किडनैप करने के लिए बहुत पैसे दिए हैं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, धमाका आखिरी बार जानलेवा था। लीड रैप्टर खाड़ी में जा घुसा। उसकी भारी एंटी कॉलिजन बीम वैन के साइड डोर से टकरा गई, जिससे वह चट्टान के किनारे से आधे मीटर से भी कम दूरी पर रुक गई। 3 पिकअप ट्रक और एक साइकिल ने वैन के निकलने का कोई भी रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। एक के बाद एक दरवाजे खुले और 7 या 8 हट्टे कट्टे आदमी, जिनके चेहरों पर निशान थे, स्टील के पाइप और बेसबॉल बैट लिए हुए, मुस्कुराए हुए बाहर कूदे और उसे घेर लिया। धमाका! 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 उनमें से एक आदमी, जिसके चेहरे पर निशान था, ने स्टील के पाइप से खिड़की तोड़ दी। कांच के टुकड़े किकी रेन को चुभ गए। अच्छा बड़े स्टार, तुम भागते क्यों नहीं? जख्मी चेहरे वाले आदमी ने रियर व्यू मिरर से झांकते हुए पीछे बैठी महिला को देखते हुए कहा। डर से कांप रही किकी रेन की आंखों में एक शैतानी चमक थी जो उबकाई ला रही थी। मालिक ने केवल यह कहा था कि वह उसे जिंदा चाहता है, ऐसा नहीं कि भाई पहले कुछ मजा नहीं कर सकते। चलो उसे बाहर खींचो और करीब मत आओ, मदद करो, मदद करो। किकी रेन पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी। उसकी आवाज भारी हो गई, लेकिन जगह भयानक रूप से अराजक थी। पहाड़ों के अलावा कोई भी उसे सुन नहीं सकता था। चाचा झांग लड़ने के लिए दौड़ने वाले थे जब उनके सिर पर एक बार हुआ धमाका। वह करा उठे और बेहोश हो गए। जख्मी आदमी का गंदा हाथ किकी रेन की बालों की ओर बढ़ा। उसी क्षण इस दुनिया की किसी भी चीज के विपरीत एक भयानक दहाड़ अचानक दूर पहाड़ी सड़क के अंत से फूट पड़ी। यह जमीन से नीचे उड़ते हुए हवा में चीरता हुआ एक फाइटर जेट जैसा था। सबने अचानक मुड़कर देखा। अंधेरी पहाड़ी सड़क पर 2 स्टार रेड हेडलाइट्स मौत की आंखों जैसी स्कारफेस की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसकी आवाज बदल गई। 3 सेकंड बाद स्टील का वह मॉन्स्टर आखिरकार सबकी नजरों में आ गया। ऑन रोरा सिल्वर रंग की थी, नीचे लटकी हुई, लगभग जमीन को छू रही थी। उसकी लाइनें चाकू जैसी तेज थीं। पीछे लगा बड़ा कार्बन फाइबर स्पॉइलर रात में एक खतरनाक और हिंसक माहौल दे रहा था। एस्टन मार्टिन, एक लिमिटेड एडिशन, 30 मिलियन से शुरू, और ये कोई आम वर्जन भी नहीं था। ये एक सिस्टम एक्सक्लूसिव आर्म्ड एंड बुलेट प्रूफ वर्जन था। ड्राइवर की सीट पर मेरे हाथ हल्के से कार्बन फाइबर से ढके F1 स्टीयरिंग व्हील पर टिके होते थे। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी होती थी। मेरी गॉड लेवल ड्राइविंग स्किल्स को हद तक बढ़ा दिया गया था। हवा की स्पीड, टायर का टेम्परेचर, ग्रिप, लाइट स्टीयरिंग, मेरे आसपास की हर डिटेल मेरे दिमाग में डेटा में बदल गई थी। मैं और यह युद्ध का देवता पूरी तरह से एक हो गए थे। ध तेरे की, रुक जा! स्कारफेस दहाड़ा। 2-3 टन के रैप्टर्स ने एक साथ अपने एक्सेलरेटर पर जोर से दबाया, जैसे 2 पागल गैंडे मुझे बाईं और दाएं से टक्कर मार रहे हो। पहले हर कोई सोचता था कि सबसे तेज सुपरकार भी सिर्फ एक सुपरकार ही होती है। इस भारी पिकअप ट्रक से आमने सामने की टक्कर का नतीजा सिर्फ ये होगा कि वह चूर चूर होकर कबाड़ बन जाएगी। किकी रेन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह नहीं चाहती थी कि कोई बेगुनाह राहगीर उसे बचाने की कोशिश में कुचल जाए। हालांकि मैं बस मुस्कुराया। खतरे से बेखबर धीमा होने के बजाय मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। बूम! कार एक तरफ झुक गई। 2 दाहिने पहिए भी थोड़ी देर के लिए हवा में लटक गए, एक बहुत तेज स्केल पेल की तरह। कार एक चट्टान के किनारे पर फिसलती हुई दोनों रैप्टर के बीच लगभग नामुमकिन गैप को एक जबरदस्त लेकिन शानदार चाल से काटती हुई। धमाका! दोनों रैप्टर बहुत ज्यादा शॉक थे। वे मुझे हिट नहीं कर पाए और आमने सामने टकरा गए। मेटल फटने की आवाज डरावनी थी। दोनों कारें एक साथ नीचे गिरी, हुड फट गए और घना धुआं निकला। अंदर बैठा हट्टा कट्टा आदमी रेत से ढक गया और वहीं बेहोश हो गया। हे भगवान! स्कारफेस की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। क्या ये इंसानी तौर पर मुमकिन भी है? उसने जो पैंतरा किया उससे उसे लगा कि वह फर्स्ट एंड फ्यूरियस की फिल्म बना रहा है। इससे पहले कि वह बोलना खत्म कर पाता, मेरी एस्टन मार्टिन ने अपना जबरदस्त पैंतरा पूरा करने के बाद 1 सेकंड भी नहीं झिझकी। एक खूबसूरत 360 डिग्री स्पिन किया। उसका अगला हिस्सा स्कारफेस के रैप्टर पर मजबूती से लॉक हो गया। इंजन से एक गहरी दबी हुई दहाड़, जैसे कोई जानवर ताकत इकट्ठा कर रहा हो, और उसके बाद एक भयानक टक्कर हुई। एस्टन मार्टिन एक कवच भेदी गोली की तरह एक जानवर की खतरनाक ताकत के साथ
भारी पिकअप ट्रक से सीधे टकराई। एक पागल आदमी, वह एक पागल आदमी था। स्कारफेस का दिल डर से जोर से धड़कने लगा। वह इससे बचने के लिए एक तरफ हट गया। घाटी में एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंजा। सिस्टम से मिली बख्तरबंद बॉडी उस समय लगभग असामान्य मजबूती दिखा रही थी। मेरी कार का अगला हिस्सा लगभग पूरी तरह से सुरक्षित था, जबकि कई टन का रैप्टर हवा में उड़ गया, 2 बार लुढ़का और फिर गहरे पानी में गिर गया। 1 दर्जन सेकंड बाद चट्टान के नीचे से एक धीमी सी आवाज आई। पूरी घुमावदार पहाड़ी सड़क तुरंत शांत हो गई, सिवाय एस्टन मार्टिन की गहरी लगातार चलने वाली आवाज के, जिसका इंजन अभी भी रात में गूंज रहा था। जो हट्टे कट्टे आदमी अभी भी खड़े थे, वे हिलने डुलने में बहुत कमजोर थे। कुछ भीग गए, दूसरे जमीन पर गिर गए, झुककर प्रणाम कर रहे थे। शैतान, कारों का देवता, ये कारों का देवता है, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। मैंने दरवाजा खोला। मैंने अभी भी वही अजीब पीली डिलीवरी यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। घुटनों के बस बैठे भीख मांग रहे बेवकूफों को नजरअंदाज करते हुए मैं शांति से वैन की तरफ गया। टूटा फूटा दरवाजा खोला और कहा, बाहर निकलो, सब ठीक है। मेरी आवाज शांत और स्थिर थी, जैसे जो मुझसे टकराया था वह कोई भारी ट्रक नहीं बल्कि कोई कूड़ेदान था। किकी रेन पिछली सीट पर खाली बैठी मुझे देख रही थी। मेरे पीछे आग की रोशनी खाई से उठ रही थी और ऐसा लग रहा था कि भविष्य से कोई स्टील का योद्धा निकल आया है। उस पल उसकी नजरों में मैं किसी भगवान से भी ज्यादा चमकदार था। उसका दिल, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेल सेलिब्रिटीज की चमक दमक से बहुत पहले ही बचा हुआ था, पूरी तरह टूट गया था। तुम कौन हो? वह हकलाई। उसे यह भी ध्यान नहीं आया कि उसका मास्क उतर गया था, जिससे उसका बेदाग सुंदर चेहरा दिख रहा था। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मुड़ा और सुपरकार की तरफ चल दिया। अगर तुम अभी नहीं गए तो कल जब पुलिस आएगी तो तुम फ्रंट पेज पर होगे, किकी रेन ने सोचा और जल्दी जल्दी कार से बाहर निकली। उसने आसानी से एस्टन मार्टिन का पैसेंजर डोर खोला और अंदर चली गई। अंदर का हिस्सा हाई ग्रेड लेदर और कार्बन फाइबर की ठंडी सोफिस्टिकेटेड खुशबू से भरा था। वह मेरी तरफ देखने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें बाल बाल बचने के एक्साइटमेंट और एक पक्के फैन की गहरी तारीफ से भरी हुई थीं। हैंडसम, तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की हैं। क्या तुम प्रोफेशनल रेस कार ड्राइवर हो? क्या यह कार बुलेट प्रूफ है? मेरा नाम किकी रेन है। तुमने मेरी जान बचाई। क्या हम एक खतरा और बढ़ा सकते हैं? उसने कहा, एक कस्टमाइज्ड फोन निकालते हुए, जिसमें राइनस्टोन से भरा एक छिपा हुआ कंपार्टमेंट था। उसके हाथ एक्साइटमेंट से कांप रहे थे। भाई चलो साथ में एक फोटो लेते हैं। मैं सच में तुम्हें ठीक से थैंक यू कहना चाहती हूँ। क्लिक। शटर क्लिक होने से पहले ही मैंने अपना सिर घुमाया। मेरी आंखें ठंडी और रौबदार थीं। अगले ही पल मैंने हाथ बढ़ाकर उसका फोन छीन लिया। फिर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाली इस टॉप फीमेल सेलिब्रिटी के ठीक सामने मैंने उसका कस्टमाइज्ड फोन खिड़की से बाहर फेंक दिया। फोन रात भर खूबसूरती से घूमता रहा, ठीक खाई में जाकर गिरा। किकी रेन पूरी तरह हैरान रह गई। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ा, एक्सेलरेटर दबाया और सुपरकार आगे बढ़ी, मुझे जोर से पीछे धकेलते हुए। मेरी ठंडी पक्की आवाज धीरे धीरे कार में गूंजी, इसे सीक्रेट रखना, समझे? जियांगचेंग में सुबह सोया मिल्क, तली हुई आटे की स्टिक्स और सुबह के रश आवर से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन आज पूरा चीनी इंटरनेट ऐसा लग रहा था जैसे किसी न्यूक्लियर बम ने हमला कर दिया हो, जो तुरंत फट गया। वीबो, डुइन, ज्याओहोंगशु, कुआइशो, लगभग सभी प्लेटफॉर्म सर्वर सुबह 8 बजे 10 मिनट के लिए एक साथ क्रैश हो गए। टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक, सभी कीवर्ड और इमेज की एक ही कैटेगरी में लिस्टेड थे। रिपोर्ट, टॉप आइडल किकी रेन को देर रात खतरा हुआ, वह बाल बाल बची। रिपोर्ट, एक बेमिसाल हीरो उतरता है, एक रहस्यमयी सुपरकार 3 पहियों वाली रेस में जाती है। रिपोर्ट, केस सॉल्व हो गया, एस्टन मार्टिन वी क्लास और कोएनिग्सेक घोस्ट दोनों आर्टिस्ट लिन चेन हैं। हॉट, 1 अरबपति महिला सीईओ और एक टॉप गर्ल ग्रुप की सेंटर एक ही आदमी के लिए ऑनलाइन मुकाबला कर रही हैं। वजह आसान है, सुबह 3 बजे अभी भी सदमे में चल रही किकी रेन ने पुलिस स्टेशन में बयान देने के बाद अपने असिस्टेंट के फोन पर एक वीबो मैसेज पोस्ट किया। वीडियो एक नैनी वैन का हाई डेफिनेशन रियर व्यू वीडियो है। वीडियो में सिल्वर एस्टन मार्टिन रेंजर को पहाड़ी सड़क पर लगभग फिजिक्स को चुनौती देने वाला ड्रिफ्ट करते हुए दिखाया गया है, जो 2 रैप्टर के बीच से एक जोरदार टक्कर के साथ गुजरती है। फिर बहुत तेजी से मेरी नीली एस्टन मार्टिन वॉल्किरी एक तीसरे पिकअप ट्रक को खाई में धकेल देती है और सोशल मीडिया पर क्वीन किन कैक्सन का लिखा कैप्शन आग की तरह वायरल हो जाता है। कल रात मैं लगभग नरक में गिर ही गई थी, लेकिन मेरा हीरो आ गया, एक खूबसूरत नीली टेल लाइट पर सवार होकर। उसे शोहरत या दौलत की कोई परवाह नहीं है, वह मुझे अपना वी चैट भी नहीं देगा। मैं बस पूरे इंटरनेट को बताना चाहती हूँ मैं उसकी बहुत दीवानी हूँ और उसने एक सुपरस्टार का फोन भी चट्टान से नीचे फेंक दिया। इस तरह के दबंग व्यवहार को कौन रोक सकता है? मैं ऐलान करती हूँ, आज से ये इंटरनेट पर मेरा इकलौता पति है। और भी डरावनी बात यह थी कि टॉप कार शौकीन और हैकर्स तुरंत सामने आए और वीडियो को फ्रेम दर फ्रेम एनालाइज करने लगे। भाइयों, आ गया धमाका। यह एस्टन मार्टिन एक ग्लोबल प्रोडक्शन लाइन है और कार्बन फाइबर की मोटाई और आर्मर की डिटेल्स को देखते हुए यह पक्का एक मिलिट्री ग्रेड कस्टम वर्जन है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। क्या तुम्हें वो याद है जिसे कल एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में 120 मिलियन युआन की कोएनिग्सेक चलाते समय शरीर पर गोली लग गई थी? केस सॉल्व हो गया है। दोनों कारों की लाइसेंस प्लेट पर न सिर्फ साल लिखा है, बल्कि उस अनकहे
टॉप लेवल प्रिविलेज कोड का प्रीफिक्स भी है। ये एक ही आदमी है। रहस्यमयी कार, भगवान और सूट पहनने वाला गुंडा, पक्का एक ही आदमी है। पूरा इंटरनेट फट गया। एक रहस्यमयी आदमी जो अपने नंगे हाथों से एक खान गुलाम को काबू कर सकता था, अपने शरीर पर गोली खा सकता था, जिसकी ड्राइविंग स्किल्स कमाल की थीं, और जिसने गलती से एक अरबपति महिला सीईओ और एक टॉप महिला स्टार को पहचान लिया था, वह तुरंत अनगिनत लड़कियों के दिलों में सपनों का सबसे बड़ा लवर बन गया। इस बीच जियांगचेंग के सबसे अमीर सीबीडी में सू ग्रुप के 99वें फ्लोर पर सीईओ के ऑफिस में सू मक्स्यू एक बड़े लेदर कोट में बैठी थी। उसके हाथ में ऑनलाइन पब्लिक ओपिनियन पर एक नई छपी रिपोर्ट थी। उसका हमेशा अलग रहने वाला और शानदार चेहरा अब ठंडा लग रहा था और पूरे ऑफिस का टेम्परेचर 10 डिग्री गिर गया था। अचानक उसकी पकड़ मजबूत हुई और उसने लाखों युआन का कस्टम मेड मोंटेब्लैंक स्टील पेन 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। तेज नेब उसकी हथेली में चुभ गई, जिससे निशान पड़ गया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। उसके सामने खड़ा फूबो भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने इतने सालों तक इस लड़की की सेवा की थी, लेकिन पहली बार उसे अपनी भावनाओं पर इस तरह काबू खोते देखा था। किन कैक्सिन, सू मक्स्यू ने अपने होंठ काटते हुए सोचा। उसकी आंखों में खुली जलन और अधिकार जताने की भावना थी। उसने कल ही मुझे बचाया था और आज तुम बाहर कूदकर उसे चुराना चाहती हो। एक मामूली एक्ट्रेस जो अपने पोज दिखाने के लिए कैमरे पर निर्भर रहती है, क्या वह उस ऊंचे और ताकतवर ड्रैगन को छूने के लायक भी है? यह कहकर वह खड़ी हुई, इंटरकॉम उठाया और ठंडे मन से पीआर डिपार्टमेंट को उसके पर्सनल वेरीफाइड वीबो अकाउंट पर एक अपडेट पोस्ट करने का आदेश दिया। 3 मिनट बाद एक लाइन का वीबो पोस्ट आया जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मुंह पर तमाचा जैसा था। सू मक्सुएवी, सच्चे हीरो सिर्फ जिंदगी की सबसे अच्छी चीजों की तारीफ करते हैं। जो लोग अटेंशन के लिए स्पॉटलाइट पर निर्भर रहते हैं, उन्हें वहम नहीं होना चाहिए, वह आपकी नहीं है। बूम! पूरा इंटरनेट फिर से फट गया। हे भगवान! सू ग्रुप की महिला सीईओ ने खुद दखल दिया। यह भगवान की लड़ाई है। एक अरबपति रानी एक टॉप महिला आइडल से अपना हक छीनने का वादा पूरा कर रही है, और वह भी सिर्फ एक आदमी के लिए। मुझ में ऐसा क्या है जो हर कोई मुझसे इतनी जलन महसूस कर रहा है? इस बीच इस तूफान के असली सेंटर में मैं शहरी गांव में एक टूटे फूटे सिंगल बेड पर पालथी मारकर बैठा था। दांत भींच रहा था, माथे पर नसें फूली हुई थीं और इतना दर्द सह रहा था जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। डिंग 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 डिंग। मेरे दिमाग में एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसकी आवाज गैटलिंग गन जितनी तेज थी। डिंग। 2 शीर्ष स्तर की महिला साधिकाओं को मेजबान का स्नेह पाने की होड़ करते हुए पाया गया। पूरा इंटरनेट हंगामे में था और शॉक पॉइंट तेजी से बढ़ रहे थे। 10,000, 50,000, 1 लाख। बधाई हो मेजबान, आपके शेष शॉक पॉइंट 5 मिलियन से अधिक हो गए हैं। मैं व्यावहारिक रूप से अपने दांतों को पाउडर में पीस रहा था और मन ही मन चिल्लाया, सिस्टम तुरंत एक स्थायी बुनियादी जीन संवर्धन के लिए एक्सचेंज करो। मैं यह भी अच्छी तरह जानता था कि जितनी अधिक प्रसिद्धि उतना ही अधिक खतरा। कल मैंने सिस्टम के अस्थायी कौशल की बदौलत हान डाकुओं को पूरी तरह से कुचल दिया था, लेकिन एक बार जब वे चीट कोड गायब हो जाते तो मेरी वर्तमान नींव किसी भी वास्तविक तूफान का सामना नहीं कर पाती। मुझे मजबूत बनना था और काफी मजबूत। डिंग। 3 मिलियन शॉक पॉइंट काटे गए। स्थायी क्षमता, बुनियादी जीन संवर्धन शुरू होता है। बूम! यह सेलुलर लेवल पर, यहाँ तक कि डीएनए लेवल पर भी एक जबरदस्त बदलाव था। चटक! मेरे शरीर से हड्डी जैसा गाढ़ा पदार्थ ऐसे फटा जैसे पॉप्ड बीन्स की लड़ी हो। मेरा शरीर जो पहले लंबे समय तक टेकआउट देने से थोड़ा अनहेल्दी था, अब खतरनाक दर से बदल रहा था। पुराने कमजोर मसल फाइबर जबरदस्ती फिर से बन रहे थे और नई मसल मजबूत, एकदम सही आकार में वापस बढ़ रही थी। हर मसल एक कसकर मुड़े हुए स्टील के तार की तरह थी जो विस्फोटक शक्ति से भरी हुई थी। मेरी स्किन से काली बदबूदार गंदगी लगातार रिस रही थी। यह शरीर से जहरीले पदार्थों का जबरदस्ती बाहर निकलना था और नई स्किन जो ब्रॉन्ज रंग की थी, हल्की सी लगभग जेड जैसी चमक बिखेर रही थी। सबसे डरावनी मेरी आंखें थीं। जब मैंने उन्हें फिर से खोला तो मेरी पुतलियों के अंदर एक गहरी सुनहरी रोशनी चमक उठी। मेरी देखने, सुनने और नर्व रिफ्लेक्स की क्षमताएं सभी इंसानी हद से ज्यादा हो गई थीं। मैं कोने में मकड़ी के जाले पर मकड़ी के घूमने की सरसराहट भी सुन सकता था। उफ! मैंने धीरे से एक तेज सांस छोड़ी जो तीर की तरह निकली और टेबल पर रखा प्लास्टिक का पानी का गिलास पलट गया। मैंने अपना सिर नीचे किया, मुट्ठी भींची और अपने अंदर ऐसी ताकत महसूस की जो किसी आर्मर्ड गाड़ी को पलट सकती थी। मेरी आंखें धीरे धीरे चमकने लगी। क्या यह ताकत थी? मुझे यह भी लग रहा था कि अगर अभी कोई गोली मेरी तरफ तेजी से आए तो मैं शायद उसे अपने नंगे हाथों से पकड़ सकता हूँ। मैं उठा, नहाने और गंदगी धोने के लिए तैयार हुआ, लेकिन तभी बेड साइड टेबल पर रखा पुराना फोन अचानक बज उठा। कॉलर आईडी पर मेरी बहन लिन या जियांगचेंग के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल से कॉल करती दिख रही थी। मेरी आंखें तुरंत झुक गईं। जब से मेरी बहन आईसीयू में भर्ती थी, मैंने बहुत समय से उससे बात नहीं की थी। मैंने सोचा कि हॉस्पिटल ने उसके लिए एक स्पेशल केयर वार्ड का इंतजाम किया होगा। मैंने फोन उठाया, मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। जाओ यार, मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत पैसे कमाए हैं, तुम्हारी बीमारी। लेकिन अगले ही पल लाइन के दूसरी तरफ से मेरी बहन की कमजोर लेकिन खुश आवाज नहीं थी, बल्कि एक रूखी शहद
शैतानी और उल्टी लाने वाली आदमी की पागलपन भरी हंसी थी। हे तुम इस छोटी लड़की के भाई हो? उस डिलीवरी वाले लड़के का नाम लिंग चेन है ना? मेरे होठों पर खींची वह हंसी तुरंत गायब हो गई। उसके बाद एक डरावनी जान से मारने की नीयत मुझसे बाहर की ओर निकली, जिससे किराए के कमरे का टेम्परेचर तुरंत बर्फ जैसा हो गया और दीवारें भी बर्फ की एक पतली परत से ढकी हुई दिखने लगी। फोन से मैं अपनी बहन की बेचैन चीखें धीरे धीरे सुन सकता था। भाई और पास मत आना, उनके पास चाकू है, भागो। फिर एक तेज जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे उसकी आवाज अचानक रुक गई। चुप हो जाओ, टैटू वाले हट्टे कट्टे आदमी ने गाली दी। फिर अपना फोन वापस मुंह के पास लगाया। बच्चे, मैंने सुना है कि तुम कल मिशेलिन रेस्टोरेंट में बहुत घमंडी थे। हमारे बॉस झाओ के नियम तोड़ रहे थे। अब तुरंत यहाँ शहर के दक्षिण में खाली पड़े स्लॉटर हाउस के अंडरग्राउंड कसिनो में जाओ। याद रखना, सिर्फ तुम। अगर तुमने पुलिस को फोन करने की हिम्मत की या 1 मिनट भी देर से आए तो मैं पहले तुम्हारी बहन का हाथ खराब कर दूंगा, फिर अपने भाइयों से उसे सबक सिखाऊंगा, समझे? हाँ हाँ। बीप बीप बीप। फोन कट गया। मैं वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। न मैं चिल्लाया न कुछ तोड़ा, लेकिन अगर उस समय कोई मेरे सामने खड़ा होता तो मेरी आंखें देखकर ही वह पक्का डर जाता। मेरी पुतलियां खाई की तरह काली थीं, खतरे से भरी हुई थीं। जाओ तियान बा, मैंने धीरे से कहा। तुम अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो। मेरे हाथ में पकड़ा फोन मेरी बढ़ती ताकत की रफ्तार में अपनी आखिरी चीख निकाल रहा था और पूरा फोन मेरी हथेली में प्लास्टिक और मेटल के चूर्ण में चूर हो गया, जो मेरी उंगलियों से नीचे गिर रहा था। जियांग चेंग के दक्षिण में एक खाली पड़े बूचड़खाने में, जो कभी शहर का सबसे बड़ा सुअर काटने का अड्डा था, इतने लंबे समय तक खाली रहने के बाद भी हवा में अभी भी एक सीलन भरी बदबू और सीवर की सड़ांध थी। बूचड़खाने के नीचे जियांग चेंग की सबसे अंधेरी जगह थी, शूरा अंडरग्राउंड बॉक्सिंग कसिनो। जियांग चेंग के अंडरग्राउंड सम्राट मैड डॉग झाओ तियानब्बा का अड्डा। कल रात पहाड़ी सड़क पर किन कैक्सिन पर हमला करने वाला अंडरग्राउंड काफिला झाओ तियानब्बा के ही आदमी थे। वे विदेशी कंपनियों के लिए गंदा काम करते थे, लेकिन जब वे नाकाम रहे तो मैंने उन्हें बेरहमी से खत्म कर दिया था। इस नुकसान से बहुत दुखी होकर झाओ तियानब्बा गुस्से से भर गया था। उसके हैकर्स ने शहर के सर्विलांस फुटेज को फॉलो करते हुए ध्यान से जांच की थी और आखिरकार पीली जैकेट पहने एक डिलीवरी मैन को टारगेट किया था। मुझे खुद को दिखाने के लिए मजबूर करने के लिए उसने अपने आदमियों से मेरी बहुत बीमार बहन को हॉस्पिटल से किडनैप करवा लिया था। इस बीच अंडरग्राउंड कसिनो के अंदर बीच में बने बड़े से 8 कोनों वाले लोहे के पिंजरे पर तेज स्पॉटलाइट की रोशनी पड़ रही थी। उसका फर्श गहरे लाल काले रंग का था, जिस पर खून के सड़न के निशान थे और उससे तेज बदबू आ रही थी। पिंजरे के बाहर 300 से ज्यादा बिना शर्ट के गुंडे खड़े थे, जिनके पास चाकू, लोहे के बार और ब्लैक स्टार पिस्तौल थे। सब कुछ मौजूद था। झाओ तियानब्बा बिना शर्ट के कंधे पर एक डरावना ड्रैगन टैटू लिए एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथों में 2 लोहे के अखरोट घूम रहे थे। उसका चेहरा खतरनाक मांस से भरा हुआ था और उसकी छाती और गर्दन फूली हुई थी। उसके पैरों के पास मेरी बहन लिन या को 2 हट्टे कट्टे आदमियों ने पकड़ रखा। उसके चेहरे पर एक चमकदार लाल हाथ का निशान था और उसके होंठ पर चोट का निशान था। उसका रंग कागज जैसा सफेद था, लेकिन उसकी आंखें बेपरवाह थीं, जो मेरे आने का इंतजार कर रही थीं। मैं उसे बुरी तरह पीटूंगा, पिंजरे में डाल दूंगा। मैं चाहता हूं कि वह अपनी बहन को उसके भाइयों से बुरी तरह पिटते हुए देखे। 300 से ज्यादा लोग जोर जोर से हंसे। एक अजीब सा पागलपन था, लेकिन हंसी अभी शुरू ही हुई थी कि बूम! अंडरग्राउंड कसिनो के अंदर पामसेट मोटे 10 सेंटीमीटर मोटे भारी स्टील के ब्लास्ट डोर से अचानक एक डरावनी दबी हुई आवाज आई। सब लोग तुरंत स्तब्ध रह गए कि यह क्या हो रहा था। अगले ही पल बूम! एक और बार, पहले से भी ज्यादा ताकतवर। इस बार स्टील के दरवाजे के बीच से अंदर की तरफ एक बड़ा सा डेंट पड़ गया था और सबकी पलकें जोर जोर से फड़क रही थीं। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, बूम! पूरा ब्लास्ट डोर, जिसका वजन कई टन था, एक अजीब सी ताकत से फ्रेम से उड़ गया। स्टील का दरवाजा टूटी हुई पतंग की तरह 10 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ता हुआ भीड़ में जा घुसा और कई गुर्गे जो समय पर बच नहीं पाए, बिना चीखे ही जमीन पर कुचलकर ढेर हो गए। वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। 300 से ज्यादा बदमाशों के चेहरों पर जो मुस्कान थी, वह अब डर और पूरी तरह से अविश्वास में बदल गई थी और उनकी आंखें बाहर निकलने को थीं। क्या यह इंसान भी है? एक आर्मर्ड गाड़ी भी इस दरवाजे को ऐसे नहीं तोड़ सकती। हवा में धूल और टूटे हुए मेटल के कण भरे हुए थे। मैं धीरे धीरे अंदर आया। मैंने सबसे आम स्ट्रीट स्टॉल वाली टी शर्ट और जीन्स पहनी हुई थी। मेरे हाथ खाली थे, कोई हथियार नहीं था। फिर भी मेरे हर कदम के साथ पैरों के नीचे जमीन कांपती हुई लग रही थी। एक साफ जबरदस्त हत्या का इरादा सुनामी की तरह अंडरग्राउंड कसिनो में फैल गया और हवा तुरंत हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडी हो गई। भले ही उन अपराधियों के हाथ में चाकू थे, फिर भी उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई और उनके हाथ कांपने लगे। डिंग! सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट की कमजोरी छुई गई है। बेयर्स्क मोड एक्टिवेट हो गया, जिससे भगवान के लेवल का छिपा हुआ क्वेस्ट
रेजिंग प्रेजुडिस शुरू हो गया, जिसका मकसद इन चींटियों को पूरी तरह कुचलना और उन्हें सच में नरक का अनुभव कराना था। मैंने सिस्टम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मेरी नजर एक ही जगह पर टिकी थी, लिन या, और उसके चेहरे पर वो चमकदार लाल हाथ का निशान। उसी पल मेरी आंखों का अंधेरा अचानक खून जैसी लाली में बदल गया, जैसे गहरा समुद्र मंथन कर रहा हो। भाई भागो, उनके पास बंदूकें हैं। वह डर गई थी, लेकिन मुझे बिना हथियार के देखकर सामने खड़ा एक घोड़ा अपना आपा खो बैठा। उसने अपनी माचेठी उठाई और जोर से मेरे सिर पर मारी। बच्चे नीचे लेट जा। ब्लेड सीटी बजाता हुआ सीधे मेरे सिर की ओर बढ़ा। झाओ तियानाबा वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई, जैसे वह मुझे अगले ही पल जमीन पर गिरते हुए देख सकता हो। लेकिन असलियत यह थी कि मैंने अपना सिर भी नहीं घुमाया, उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली। मैंने बस यूं ही अपना दाहिना हाथ उठाया, अपनी उंगलियां फड़काईं और कड़क एक डरावनी आवाज आई। मेरी 2 उंगलियों ने उस मजबूत चाकू के 2 टुकड़े कर दिए थे। क्या? टैटू वाले मस्कुलर आदमी की आंखें तुरंत फटी की फटी रह गईं। उसका पूरा शरीर डर से कांप उठा। वह वहीं जम गया, जबकि मैंने चाकू का टूटा हुआ आधा हिस्सा अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर पीछे की ओर वार कर दिया। कट। एक ठंडी चमक चमकी और उसकी गर्दन पर तुरंत एक पतली लाल लाइन बन गई। अगले ही पल उस आदमी ने अपनी गर्दन पकड़ ली, गुड़गुड़ाने जैसी आवाज निकाली, एक भी शब्द नहीं बोल पाया और फिर जोर से जमीन पर गिर गया। एक ही झटके में उसका खात्मा हो गया, जो इतना तेज था कि कोई भी उसकी आहट तक नहीं देख सका। थूक निगलने की डरावनी आवाजों ने पूरे अखाड़े को भर दिया। 300 से ज्यादा बेरहम गुंडे, जिन्हें कोई सीधे देखने की हिम्मत नहीं करता था, अब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं इंसान के रूप में कोई राक्षस हूं। झाओ तियानबा की आंख जोर से फड़की। वह अचानक खड़ा हुआ, अपनी कमर से अपनी पिस्तौल निकाली और मुझ पर गरजा। क्या तुम सब हैरान हो? वह बिल्कुल अकेला है। उसे मार डालो, उसे नीचे गिरा दो। जो कोई भी उसे नीचे गिराएगा मैं उसे 10 मिलियन इनाम दूंगा। जैसे ही पैसे का लालच दिया गया, कई लोगों की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। मार डालो। 300 से ज्यादा आदमी चाकू और डंडे लिए मेरी ओर एक काली लहर की तरह झपट्टे। इस जाल में फंसा कोई भी आम इंसान 1 सेकंड भी नहीं टिकता। लेकिन मैं पीछे नहीं हटे या भागा नहीं। इसके बजाय मैं अचानक मुड़ा और आधे टूटे लटके हुए भारी स्टील के दरवाजे को जोर से पीछे खींचा। फिर मैंने एक मोटी लोहे की चेन पकड़ी और शांति से पूरे एग्जिट को अंदर से लॉक कर दिया। ये सब करने के बाद ही मैं पागल कुत्तों के उस झुंड की तरफ मुड़ा जो मेरी तरफ दौड़ रहा था। मैंने धीरे से अपनी गर्दन मरोड़ी, मेरे जोड़ चटकने लगे और फिर एक खतरनाक डरावनी मुस्कान धीरे धीरे मेरे होठों पर आ गई। मेरी आवाज हालांकि तेज नहीं थी, लेकिन सबके कानों तक साफ पहुंच रही थी, इतनी ठंडी जैसे बर्फ की छुरी हड्डी तक चुभ रही हो। तुम सब अब यहाँ से बच नहीं सकते, मार डालो। 300 से ज्यादा हताश अपराधी पूरी तरह पागल हो गए थे। चाकू, डंडे, बंदूकें सब एक साथ मिलकर एक काली धार की तरह मेरी तरफ दौड़े। वे मुझसे डरते थे, लेकिन उन्हें झाओ तियानबा से और भी ज्यादा डर लगता था और उनकी नजर में एक के मुकाबले 300 की तादाद भारी थी। ऐसे लोगों के समंदर का सामना करते हुए जो मुझे कुचलकर मारना चाहते थे, मेरी नजर डरावनी हद तक शांत थी। सिस्टम, मैंने अपने मन में कहा, स्पिरिट स्टोन, गॉड लेवल स्किल, डेथ हार्वेस्ट ऑन परमानेंट स्किल, वर्ल्ड क्लास पियानो मास्टर के बदले शॉक पॉइंट्स काटो। टिंग। 10 लाख शॉक पॉइंट्स घटाकर स्पिरिट स्टोन स्किल डेथ हार्वेस्ट लोड हो गई, जो 10 मिनट तक चलने वाली थी। इसके तहत मेरी सप्रेशन स्किल्स इंसानी समझ की लिमिट तक पहुंचने वाली थी और हर स्ट्राइक प्रेशर एवॉइडेंस इफेक्ट को ट्रिगर करने वाली थी। साथ ही परमानेंट स्किल वर्ल्ड क्लास पियानो मास्टर भी मेरे वजूद में फ्यूज हो गई, जिससे मेरे हाथों में पूरी सेंसिटिविटी और बहुत तेज स्पीड आ गई, जिसे मानो भगवान ने छुआ हो। 2 बहुत बड़ी ताकतें तुरंत मेरे शरीर में भर गईं, लेकिन मैं हमला करने के लिए जल्दी नहीं कतराया। इसके बजाय मैं नीचे झुका और अपनी कांपती हुई बहन को उठाया। ज़ियाओ या, अपनी आंखें बंद करो और अपने कान ढक लो। मैंने उसके बालों को सहलाया। मेरी आवाज बहुत नरम थी। भाई तुम्हारे लिए एक धुन बजाएगा, जब तक ये म्यूजिक बंद ना हो जाए अपनी आंखें मत खोलना, ठीक है? लिन या डर से कांप रही थी, फिर भी उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और जोर से सिर हिलाया। मैंने उसे संभाल रखा था और जैसे ही गुंडे मेरी ओर झपटे, मैं भीड़ में ऐसे चला गया जैसे अपने ही पिछवाड़े में टहल रहा हूँ। बिना हिले डुले कसीनो के बीच में रखे काले स्टाइनवे ग्रैंड पियानो की ओर बढ़ा, जो वहां सिर्फ दिखावे के लिए रखा था। लानत है, मौत का सामना करने पर भी नाटक कर रहा है। 2 प्रमुख गुंडों ने गुस्से में मेरे सिर के पीछे चाकू घुमा दिए। ब्लेड हवा में सीटी बजा रहे थे। आवाज तेज और कर्कश थी। झाओ तियानबा वहीं बैठा था। उसकी मुस्कान गुस्से से लगभग विकृत हो गई थी, लेकिन अगले ही पल मैंने सावधानी से अपनी बहन को पियानो के पीछे सुरक्षित जगह पर बिठा दिया और खुद शान से पियानो बेंच पर बैठ गया। अपने हाथ काले और सफेद कीज पर रखे और उन्हें तेजी से दबा दिया। बूम! एक हिंसक, ऊंचा, लगभग विस्फोटक भारी कॉर्ड तुरंत स्टाइनवे के टॉप ऑफ द लाइन साउंड बोर्ड से गूंज उठा। ये एक ऐसी साउंड वेव थी जो मेरे जेनेटिक एनहांसमेंट से बड़ी हुई थी और उस आवाज में एक डरावनी ताकत भर गई थी। वो साउंड वेव पत्थरों की तरह निकली, जिससे वहां मौजूद हर किसी के कान का पर्दा तुरंत फट गया और उनका दिमाग 0.1 सेकंड के लिए सुन्न हो गया।
उन 0.1 सेकंड में मेरा हाथ हिला, मेरा बायां हाथ कीज पर ही रहा और दुनिया के सबसे मुश्किल पियानो पीस में से एक वाइल्ड विंड डांसेस इंसानी समझ से परे की स्पीड से गूंजने लगा, जो एक खतरनाक धुन थी। इस बीच फटते हुए नोट्स के बीच के गैप में मेरा दाहिना हाथ बिजली की तरह चमका। क्रैक, कड़क, 2 साफ आवाजें आईं। 2 सबसे तेज भागते हुए डाकुओं ने यह भी नहीं देखा कि मैंने कब और कैसे मूव किया। उनके चाकू वाले हाथ पहले ही टूट कर मुड़ चुके थे। चीखता हुआ पियानो अगले जोरदार पियानो कॉर्ड्स के सेट में पूरी तरह डूब गया। यह मौत का मंजर था। मेरी आंखें नरक जैसी ठंडी थीं और मेरे दाहिने हाथ ने अपने आप एक गिरी हुई माशेठी को पकड़ लिया। इसके बाद जो हुआ वह उन सब के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बुरा सपना बन गया। बैंग 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 बैंग। पियानो का म्यूजिक तेज और तेज होता गया और भी ज्यादा पागलपन भरा। हर नोट ग्रिम रीपर की दरांती की तरह गिरता था और एक जान ले लेता था। जो कोई भी पियानो के 3 मीटर के अंदर कदम रखने की हिम्मत करता, उसे मेरा दाहिना हाथ काट डालता था। इतना तेज कि रोशनी भी धीमी लगने लगती थी। मेरा काला सिलहूट लगातार अपनी जगह बदल रहा था। एक सेकंड मैं पियानो बेंच पर बैठा था, अकेले ही अपने विरोधियों को कुचल रहा था। मेरा बायां हाथ बेकाबू घूमती हुई धुनें बजा रहा था। अगले ही सेकंड एक नोट के रुकने पर मैं धुंधला हो जाता था और भीड़ में घुसते हुए आधे सेकंड में 5 या 6 लोगों को गिरा देता था, इससे पहले कि वे रिएक्ट भी कर पाते। फिर मैं पियानो बेंच पर वापस आ जाता और बजाता रहता। नोट कभी नहीं रुके, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को लगातार कुचलते रहे। चीखों और निराशा ने कसीनो को पूरी तरह से तबाही के बूचड़ खाने में बदल दिया था। बहुत सुंदर पियानो म्यूजिक और बेरहमी से कुचलने वाला यह माहौल अजीब तरह से और पूरी तरह से आपस में जुड़े हुए थे। वे चीख रहे थे कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कोई शैतान हूँ। सिर्फ 5 मिनट और 27 सेकंड में यह जगह कसाई खाना बन गई, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था और मैं यहाँ अकेला सब कंट्रोल कर रहा था। जाओ तियानब्बा अपनी आर्म चेयर पर बैठा था। उसका चेहरा लाश जैसा सफेद हो चुका था और उसकी मसल्स बेकाबू होकर फड़क रही थी। अगले ही सेकंड एक हल्का पीला लिक्विड उसकी पैंट से टपका और महंगे कारपेट पर गिर गया। यह पागल कुत्ता, जो अंडरवर्ल्ड में एक डरावना नाम था, मुझसे सचमुच डर कर अपनी सुध बुध खो चुका था। एक आखिरी जोरदार धमाके के साथ हवा चीखी और फिर सब अचानक रुक गया। पूरा अंडरग्राउंड कसीनो दर्द की कराहों के अलावा शांत था। सीधे खड़े रहने वाला एक भी आदमी वहां नहीं बचा था। 300 लोग सभी 5 मिनट और 27 सेकंड में ढह गए। मैंने एक सफेद टिश्यू निकाला और धीरे धीरे और ध्यान से खून का वह हिस्सा पहुंचा जो गलती से मेरी दाहिनी उंगलियों पर लग गया था। फिर मैं धीरे धीरे उठा, मलबे और शरीर के ऊपर से एक एक कदम बढ़ाते हुए झाओ तियानबा के पास आया तो वह चिल्लाया, नहीं, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। झाओ तियानबा कुर्सी से गिर पड़ा, घुटनों के बल बैठ गया और पागलों की तरह सिर झुकाने लगा। लिन चेन, दादाजी, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। मेरे पास पैसे हैं, मेरे अकाउंट में 300 मिलियन है, ये सब तुम्हारा है। औरतें, ये जगह, ये सब तुम्हारा है, प्लीज मुझे जाने दो। मैं झाओ तियानबा के सामने खड़ा था, उसे ऐसी ठंडी आंखों से देख रहा था जैसे वह कचरे का कोई ढेर हो। मेरी बहन के चेहरे पर जो थप्पड़ का निशान है वह तुमने ही किया था ना? मेरी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन यह सुनकर झाओ तियानबा को लगा जैसे वह किसी बर्फ की गुफा में गिर गया हो। नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं था, ये मैं नहीं था, ये तो उस नकाब वाले आदमी ने अपनी मर्जी से किया था, यह सच में मैं नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसने अपना आखिरी पत्ता फेंकते हुए लगभग चीखते हुए कहा, लिन चेन, तुम मुझे छू नहीं सकते, मेरे पास बहुत ताकतवर सपोर्टर हैं। मैं क्योटो में एक टॉप टियर पावर के लिए काम करता हूँ। पहाड़ी सड़क पर उन कारों का पेमेंट क्योटो के किसी बड़े आदमी ने किया था ताकि मैं उनका मेंटेनेंस कर सकूं। अगर तुमने आज सच में मुझे खत्म किया तो वे तुम्हें और तुम्हारी बहन को कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने उस सपोर्ट की बात करना ही उसकी आखिरी लाइफलाइन थी। उसकी नजर में क्योटो की टॉप टियर पावर शब्द किसी को भी डराने के लिए काफी थे, लेकिन यह सुनने के बाद मैं हिला तक नहीं। फिर मैंने अपना पैर उठाया और आराम से उसके दाहिने घुटने पर दे मारा। क्रैक! एक बहुत तेज चीख हवा में गूंज उठी और झाओ तियानब्बा ऐसे चिल्लाया जैसे कोई सुअर काटा जा रहा हो। उसकी आंखें बाहर निकल आईं, लेकिन बस इतना ही नहीं था। क्योटो की ताकतवर ताकतें, मैंने कहा। मेरी आवाज ठंडी और बिना किसी रहम के थी। मैं उनके खुद यहां आने का इंतजार करूंगा। फिर क्रैक 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 3 और स्टॉम्प पड़े, एकदम सही, तेज, बिना एक शब्द और बोले। झाओ तियानबा के हाथ पैर पूरी तरह पैरालाइज हो गए। उसके मेरिडियन खत्म हो गए। उसका पूरा शरीर मिट्टी के ढेर की तरह जमीन पर गिर गया। यह अंडरग्राउंड बादशाह, जिसने 10 साल से ज्यादा समय तक जियांगचेंग को डरा रखा था, अब पूरी तरह से अपाहिज हो गया था और जीना उसके लिए मरने से भी बदतर बन चुका था। झाओ तियानबा ने आंखें घुमाई और बहुत ज्यादा दर्द से बेहोश हो गया। मैंने जमीन पर तबाही का मंजर देखा, लापरवाही से अपने चेहरे को टिश्यू से पोंछा, फिर एक गुंडे का फोन उठाकर होशियारी से एक नंबर डायल किया और कॉल कनेक्ट होते ही मेरा लहजा तुरंत बदल गया, जो एक कानून मानने वाले नागरिक जैसा था, जिसमें खतरे की वजह से थोड़ी टेंशन भी थी। हेलो, क्या यह जियांगचेंग पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की एंटी गैंग क्राइम हॉटलाइन है? हाँ, मैं इसे अपने असली नाम से रिपोर्ट कर रहा हूँ।
शहर के दक्षिण में जेड कंपनी के स्लॉटर हाउस के नीचे एक बड़े पैमाने पर गैर कानूनी जुए का अड्डा और गैंग का ठिकाना है। अभी अभी वहाँ एक गंभीर अंदरूनी लड़ाई और गोलीबारी हुई है और सीन काफी अफरा तफरी वाला है। आपको आकर इसे जल्दी से संभालना होगा और उन्हें गिरफ्तार करना होगा। कॉल खत्म हुई। मैं मुड़ा, पियानो के पीछे वापस गया और धीरे से लीन या को उठाया, जिसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। जियाओ या, धुन खत्म हो गई है, मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा। मेरी आवाज हवा की तरह धीमी थी। चलो घर चलते हैं। और इससे पहले कि दूर के सायरन सच में बजने लगते, मैं अपनी छोटी बहन को गोद में लिए चुपचाप रात के अंधेरे में गायब हो गया। 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन शहर के दक्षिणी हिस्से के रात के आसमान में गूंजने लगे। पूरी 20 दंगा पुलिस की गाड़ियां लाल और नीली लाइटें जलाते हुए लोहे की धार की तरह खाली पड़े बूचड़खाने को घेर चुकी थीं। जियांग चेंग स्पेशल पुलिस ब्रिगेड का कैप्टन लेई हूं, पूरी तरह से हथियारों से लैस और एक सब मशीन गन लिए हुए तुरंत बेसमेंट की ओर जाने वाले रास्ते में भागा। हिलना मत, हाथ सिर के पीछे रखो, नीचे झुक जाओ। हालांकि जब लेई हूं और दर्जनों स्पेशल पुलिस ऑफिसर मुड़े हुए और टेढ़े मेढ़े स्टील के दरवाजे में घुसे, तो जो चीखें सबकी जबान पर थीं, वे सब उनके गले में ही अटक गईं। वहां मौत जैसा सन्नाटा छा गया। बस ऑफिसर्स की सांसों की आवाज आ रही थी। यह कोई गैंगस्टर फ्रॉड नहीं था, बल्कि एक तरफा बेरहम हमला था। 300 से ज्यादा लोग हथियारों से लैस होने के बावजूद बिना किसी अपवाद के एक इंसानी पिरामिड की तरह जमीन पर बेबस पड़े थे। इलाके के बीच में पियानो के बगल में झाओ तियानाबा, जो अंडरग्राउंड सम्राट था, एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर पड़ा था, जिसके हाथ पैर बहुत टेढ़े मेढ़े होकर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। कैप्टन ने मुश्किल से थूक निकला। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि मौके पर हुई जांच के नतीजे बता रहे थे कि वहां बारूद का कोई निशान नहीं था, कोई शेल केसिंग नहीं थी। इन 300 से ज्यादा लोगों को बहुत कम समय में सिर्फ फिजिकल फोर्स से तुरंत हरा दिया गया था। और वह 4 टन का ब्लास्ट डोर, उसने इशारा किया। उसकी आवाज भारी थी। वह बाहर से एक ही मुक्के से चकनाचूर किया गया था। लेहू उस डरावने मंजर को घूर रहा था और उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ रही थीं। कल मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में जिसने अकेले ही एक इंटरनेशनल लेवल के क्रिमिनल को बेबस कर दिया था, उसकी तस्वीर तुरंत उसके दिमाग में कौंधी। यह वही था। लेहू को अपने सिर में झुनझुनी महसूस हुई कि उस बेमिसाल मास्टर ने फिर वार किया था और अकेले ही उसने रातों रात जियांग चेंग की सबसे बड़ी अंडरवर्ल्ड फोर्स का सफाया कर दिया था। इस बीच जियांग चेंग के सबसे शानदार पहाड़ी विला डिस्ट्रिक्ट में सु फैमिली मैनर में सु मक्स्यू सिल्क का नाइट गाउन पहने एक बड़ी फ्लोर टू सीलिंग खिड़की के सामने खड़ी थी। चांदनी उसके परफेक्ट कर्व्स पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी और जोश साफ दिख रहा था। मिस, पुलिस की अंदर की जानकारी अभी अभी आई है। अंकल फू पास आए। उनकी आवाज बहुत गंभीर थी। झाओ तियानाबा और उसके 300 लोग आज रात ढेर हो गए। घटनास्थल पर केवल एक व्यक्ति की हरकतों के निशान हैं और ऐसा कहा जाता है कि वहां पियानो बजाने के निशान मिले हैं। यह वही होना चाहिए। सुमक्स्यू ने अपना वाइन ग्लास थामे हुए कहा। मुझे पता था, उनके जैसा देवता बादलों पर खड़ा होकर झाओ तियानाबा जैसे जोकर की ये हरकतें कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मिस, एक और बात है। अंकल फू ने उसे एक एनक्रिप्टेड टैबलेट दी। आपने जो मुझे उस सज्जन की असली पहचान की जांच करने के लिए सु ग्रुप की शीर्ष हैकर टीम को लगाने कहा था, हमने सुरागों का पालन करते हुए नागरिक मामलों के ब्यूरो और टैलेंट मार्केट के डेटाबेस को खंगाला है। नाम लिनचेन, उम्र 22, बैकग्राउंड जियांग चेंग अनाथालय से, माता पिता का पता नहीं। अभी का काम मेतुआन डिलीवरी राइडर, पार्ट टाइम ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर। परिवार की हालत, एक छोटी बहन है लिन्या, जिसे गंभीर ल्यूकेमिया है और सर्जरी के लिए तुरंत बड़ी रकम चाहिए। पता, शहरी गांव पिंगान लेन नंबर 404 पर किराए का कमरा। ये रिज्यूमे जितना आम हो सकता है उससे भी ज्यादा आम है। अंकल फू ने आह भरी। मिस, लगता है हम सबने उसे गलत समझा है। हालांकि इस आदमी के पास जबरदस्त मार्शल आर्ट स्किल्स हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड बहुत दुखद है और वह शायद बस एक गरीब लड़का है। सुमक्स्यू ने अचानक मजाक उड़ाया और फाइल को ध्यान से देखते हुए टैबलेट टेबल पर फेंक दिया। अंकल फू, अपना दिमाग लगाओ। एक बेचारा लड़का जो लोन शार्क की वजह से परेशान है, क्या वह एक ऊंचे पद वाले आदमी जैसा डरावना ऑरा रख सकता है, जो शांति से गोलियों से बच सके और इंटरनेशनल डाकुओं को चींटियों जैसा समझ सके? उस 120 मिलियन युआन वाली कोएनिग्सेक घोस्ट और उस हथियारों से लैस एस्टन मार्टिन की बात तो छोड़ ही दीजिए, जिसकी टॉप टियर प्रिविलेज लाइसेंस प्लेट ऑनलाइन सामने आई है। उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी चमक रही थी। यह फाइल बहुत ही परफेक्ट है और इसी परफेक्शन ने इसे इतना नकली बना दिया है। यह साफ तौर पर एक टॉप सीक्रेट जाली फाइल है। अंकल फू हैरान रह गए कि मिस्टर लिन की असली पहचान इतनी डरावनी है कि सू परिवार भी सोच नहीं सकता। सु मक्स्यू ने अपने लाल होंठ काटे। यह कोई आम टाइकून का बेटा नहीं है। सिर्फ देश की सबसे ऊंची सीक्रेट एजेंसी या हजारों साल पुराना कोई बहुत बड़ा कबीला ही ऐसा कर सकता है। वह दुनिया में अपनी स्किल्स को निखारा रहा है, यहां तक कि वह एक गरीब आदमी होने का नाटक भी करता है ताकि खुद को तपा सके। यह सच्चा बेमिसाल ड्रैगन है। उसने तुरंत सु परिवार के सभी मीडिया रिसोर्स
और पब्लिक रिलेशन टीम को उन सभी सर्विलांस फुटेज को मिटाने के लिए लगा दिया जिनसे आज रात मेरे ठिकाने का पता चल सकता था। चूंकि मैं अपनी पहचान छिपाने का खेल खेलना चाहता था तो सू मक्स्यू अंत तक मेरा साथ देने वाली थी। इस बीच जियांगचेंग से हजारों किलोमीटर दूर चीन के शक्ति केंद्र क्योटो के केंद्र में लॉन्ग परिवार की छिपी हुई हवेली के शानदार रोजवुड स्टडी रूम में एक सुंदर नौजवान लॉन्गेओ हाथ से कढ़ाई वाला बागे पहने हुए एक रोजवुड कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था। उसके सामने 2 पन्ने खुले थे। एक पन्ने पर लिखा था कि एक रहस्यमयी रेसिंग गॉड के लिए सू परिवार की बर्फीली महिला सीईओ ने खुद एक्शन लिया है, और दूसरा पेज कल रात मिशेलिन स्टार वाले रेस्टोरेंट की फोटो का था जहां मैं एक खास सूट पहने सू मक्स्यू को अपनी बाहों में कस कर पकड़े हुए था। धमाका! लॉन्गेओ की आंखों में एक भयानक चमक चमकी और उसके हाथ में हजारों डॉलर का फ्रेंच क्रिस्टल का प्याला अनगिनत टुकड़ों में टूट गया। स्मोकी रेड वाइन कांच के टुकड़ों के साथ मिलकर टपकने लगी। जियांगचेंग का कोई कमीना उस औरत को छूने की हिम्मत कैसे कर सकता है जिस पर मेरी नजर है? जाओ डार्क वेब को इन्फॉर्म करो और लिन चेन नाम के इस आदमी की जान के बदले $100 मिलियन US का इनाम रखो। मुझे अगले महीने जब मैं सुपरिवार को प्रपोज करूंगा तो मुझे उसकी प्रॉपर्टी अपनी सगाई के तोहफे के तौर पर चाहिए। जियांगचेंग में अगली सुबह जो पहले साफ और धूप वाली थी, वहां आसमान पर काले बादलों का एक अजीब सा जमावड़ा हो गया। सुबह 9:30 AM बजे मार्केट ठीक समय पर खुलने वाला था कि तभी सू ग्रुप हेडक्वार्टर के टॉप फ्लोर ट्रेडिंग रूम में एक जबरदस्त हड़कंप मच गया। चीफ ट्रेडर अपने सामने लगी स्क्रीन को देखकर चीखा, लिमिट नीचे, सभी स्टॉक्स लिमिट नीचे। ओपनिंग बेल बजने के सिर्फ 3 सेकंड बाद सेल ऑर्डर 100 बिलियन से ज्यादा हो गए थे। उनके डिफेंस तुरंत टूट गए, कैपिटल पूल पूरी तरह से खाली हो गया और सू ग्रुप खत्म होने की कगार पर आ गया। 3 सेकंड में मार्केट वैल्यू का 30 बिलियन का बड़ा हिस्सा गायब हो गया। यह सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं था, बल्कि एक बड़े डायमेंशन द्वारा एक छोटे डायमेंशन को पूरी तरह से कुचलने का क्रूर हमला था। उसी समय प्रेसिडेंट के ऑफिस में फोन लगातार बज रहा था, जैसे मौत की घंटी बज रही हो। मेरी असिस्टेंट बुरी खबर लेकर अंदर दौड़ी। जियांगचेंग के 4 बड़े बैंकों के प्रेसिडेंट ने एक साथ फोन किया। एक तरह से लोन कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिए और मांग की कि हम 2 घंटे के अंदर ब्रिज फाइनेंसिंग के 15 बिलियन युआन चुका दें। फिर खबर आई कि शहर के पश्चिम में उस 10 बिलियन युआन के लैंडमार्क प्रोजेक्ट के 30 बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर 3 गुना पेनल्टी देने को तैयार हैं और साथ ही सप्लाई रोकने की घोषणा कर रहे हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इसके तुरंत बाद पता चला कि 7 डिपार्टमेंट, टैक्सेशन, इंडस्ट्री और कॉमर्स, फायर की एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम नीचे आ गई है और हमारे अंदरूनी अकाउंट्स को सीज करने की मांग कर रही है। एक के बाद एक बुरी खबरें इस ऑफिस में आ रही थी, जो जियांगचेंग में सबसे ऊंची ताकत का सिंबल है। सू मिंग बड़ी सी फर्श से छत तक ऊंची खिड़की के सामने खड़ी थी। ये कभी ताकतवर अरबों युआन की आइस क्वीन प्रेसिडेंट, जिसकी तारीफ अनगिनत लोग करते थे, अब लगभग पूरी तरह पीली पड़ गई थी। उसने अपने होंठ कस कर काटे, उसके मुंह के कोने से थोड़ा सा खून रिस रहा था, फिर भी वह दर्द से पूरी तरह बेखबर लग रही थी। मिस मास्टर फू उसके पीछे खड़े थे, उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे, उनकी आवाज कांप रही थी। पता चल गया, ये क्योटो है। ये क्योटो का वह अनजान टॉप का आदमी लॉन्ग जिया है, जिसने अपना कदम बढ़ा दिया है। लॉन्ग जिया का नाम सुनकर सू मिंग का शरीर अचानक कांप उठा। उसकी आंखों में बेबसी और डर की एक झलक दिखाई दी। क्योटो का लॉन्ग जिया चीन में फिल्म और टेलीविजन टाइकून का असली नेशनल प्रोटेक्टर। अगर सू जिया सिर्फ जियांगचेंग का एक लोकल गुंडा था, तो लॉन्ग जिया चीन में पावर के टॉप पर कुंडली मारे बैठा एक ड्रैगन था, जो आसमान को निगल सकता था। उसके एक पैर के धक्के से लॉन्ग जिया की पूरी चीनी इकोनॉमी हिल जाएगी। लॉन्ग जिया के सबसे बड़े बेटे लॉन्गेओ ने पहले ही अपने इरादे बता दिए थे। मास्टर फू ने आंखें घुमाई। उनकी आवाज में उनका डर मुश्किल से छिपा था। उन्होंने कहा कि जिस औरत को उसने चुना है, उस पर कोई दाग नहीं लगने दिया जाएगा। वह चाहता था कि पूरा सू ग्रुप लिन चेन नाम के उस जवान आदमी के साथ दफना दिया जाए। जब तक क्या? सू मिंग की उंगलियां कसकर भींच गईं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। जब तक कि वह तुरंत एक पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने का पब्लिकली ऐलान न कर दे और यह मान ले कि वह लॉन्गेओ की पर्सनल प्रॉपर्टी हो। आखिर में मुझे बांधकर क्योटो भेज दिया जाए ताकि यंग मास्टर लॉन्ग मुझे खत्म कर दे। सपने देखो। सू मिंग घूम गई। उसकी खूबसूरत आंखों में तुरंत लगभग पागलपन वाला पक्का इरादा चमक रहा था। लॉन्गेओ क्या था? वह भी मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा था। उसने मजाक उड़ाया। उसकी आंखों में लगभग धार्मिक कट्टरता भरी हुई थी। मेरे मालिक ने मुझे बचाने के लिए इन ताकतों को नाराज किया। उनका चुप रहने का अभी का फैसला मतलब होगा कि वह किसी बहुत जरूरी दुनियावी घटना से गुजर रहे हैं। भले ही मैं
सुमिंग टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, भले ही सू परिवार दिवालिया हो जाए, मैं उन्हें एक भी शब्द से धोखा नहीं दूंगा। उसने हाथ हिलाकर जैसे कोई रानी मरने की तैयारी कर रही हो तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आधे घंटे बाद सू ग्रुप की लॉबी लोगों से भर गई। पूरे जियांगचेंग और यहाँ तक कि पूरे देश से सैकड़ों मीडिया रिपोर्टर खून सूंघने वाली शार्क की तरह सीन को घेर चुके थे। फ्लैश बल्ब बेतहाशा चमक रहे थे, गोलियों की बौछार की तरह। भीड़ में सबसे आगे एक आदमी खड़ा था जिसने गुलाबी रंग का चमकदार सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर घमंड था। यंग वांग, जो आदमी कल रेस्टोरेंट में मुझसे इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी, आज वह बिल्कुल अलग लग रहा था, क्योंकि अब वह जियांगचेंग के दिल में लॉन्ग परिवार का कुत्ता था। सुमिंग, दिखावा बंद करो। यंग वांग माइक्रोफोन पकड़े हुए घमंड से हंसा। यंग मास्टर लॉन्ग तुम्हारे सू परिवार को चींटी की तरह कुचल सकते हैं। अगर तुम अभी घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो तो शायद मैं यंग मास्टर लॉन्ग के सामने तुम्हारी अच्छी बात कह सकूं। मैं तुम्हें क्योटो भेज दूंगा उनका नौकर बनने के लिए, और उस बदबूदार डिलीवरी वाले लड़के लिन चेन की बात है, हा, वह शायद अब तक सीवर में छिपकर गंदगी खा रहा होगा। उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। जैसे ही वह अपना चेहरा दिखाएगा, यंग मास्टर लॉन्ग के डार्क वेब हत्यारे उसे 1 सेकंड में मार गिराएंगे। ऑडियंस में हंगामा मच गया। अनगिनत सवाल तुरंत स्टेज पर सू मिंग को चाकू की तरह चुभने लगे। प्रेसिडेंट सू, क्या आपने सच में एक डिलीवरी वाले के लिए क्योटो के लॉन्ग परिवार को नाराज किया? सू ग्रुप का कैश फ्लो टूट गया है। क्या आप पहले से ही पैसे लेकर भागने का प्लान बना रही हैं? सबके इल्जामों का सामना करते हुए सू मिंग ने अपनी पीठ सीधी की जैसे कोई ठंडी बर्फ खड़ी हो। उसने माइक्रोफोन उठाया और बहुत जोर और रौब के साथ एक बात कही। ये बात तुरंत लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरे इंटरनेट पर फैल गई। मैं सू मिंग ये ऐलान करती हूँ कि सू ग्रुप कभी किसी कैपिटल के आगे नहीं झुकेगा। जहां तक मिस्टर लिन की बात है, वह अकेले सच्चे ड्रैगन हैं जिन्हें मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखा है। आप लोग बस ये नहीं समझते कि वह कितने महान है। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ें। मैं सू मिंग आखिर तक लड़ूंगी। उसी समय जियांगचेंग के सबसे भीड़भाड़ वाले सी बीपी चौराहे पर एक थोड़ी टूटी फूटी पीली मेituan इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर मैं रेड लाइट पर चुपचाप खड़ा था, अपनी सिग्नेचर पीली वेस्ट पहने हुए। मेरा एक पैर जमीन पर टिका था। पीछे की सीट पर एक ताजा उठाया हुआ डिलीवरी बॉक्स रखा था। मैंने थोड़ा ऊपर देखा। चौराहे पर सैकड़ों मीटर ऊंची बड़ी LED स्क्रीन पर सू ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। सू मिंग का पीला लेकिन पक्का इरादा वाला चेहरा और ये शब्द, वह अकेला सच्चा ड्रैगन है जिसे मैंने इस जिंदगी में कभी देखा है, साफ मेरे कानों तक पहुंचे। उसी समय मैंने यंग वांग की घमंडी पागलों जैसी बातें सुनी कि वह बदबूदार डिलीवरी वाला बहुत पहले सीवर में छिप गया था। चौराहे के आसपास लग्जरी कारों में और फुटपाथ पर अनगिनत पैदल चलने वाले लोग स्क्रीन की तरफ इशारा करके खुशी से हंस रहे थे। यह अरबपति बिजनेस वुमन सच में पागल है। वह एक डिलीवरी वाले के लिए क्योटो से टक्कर लेने के लिए खड़ी हो गई, और वह लड़का, वो तो पक्का कायर है। इतनी बड़ी घटना के बाद उसने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। ये बातें सुनकर मैं चुप रहा, लेकिन मेरी गहरी तारे जैसी आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। अचानक सब कुछ जैसे थम सा गया। मेरे टूटे फूटे इलेक्ट्रिक स्कूटर से मौत का एक डरावना असली साया निकला जो चारों तरफ फैल गया। आसपास का टेम्परेचर तुरंत बर्फीले लेवल तक गिर गया। मेरे सबसे पास जो रोल्स रॉयस कार थी, उसके मालिक को ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखे बर्फीले हाथ ने उसके दिल को जकड़ लिया हो। उसकी सांस फूलने लगी थी। उसने घबराहट में एक्सीलेटर दबा दिया और कार बिजली के खंभे से टकराते टकराते बची। मैंने अपनी आंखें थोड़ी घुमाई। मेरे होठों पर एक डरावनी मुस्कान खेल रही थी। जिस औरत को मैं बचा रहा हूँ वह इतनी इमोशनल हो गई है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग सच में जीने से थक गए हैं। ठीक उसी पल मेरे दिमाग में लंबे समय से गायब बहुत शानदार और ठंडी सिस्टम नोटिफिकेशन की आवाज एक पुरानी घंटी की तरह गूंजी। डिंग। पता चला कि एक टॉप टियर ऑनरा वाली औरत बर्बाद होने वाली है। होस्ट की इज्जत के लिए एक बड़ी चुनौती का पता चला। डिंग। एक जबरदस्त चेन ऑर्डर शुरू हुआ। $1 ट्रिलियन ग्रुप का चेयरमैन अपॉइंट किया गया। सू ग्रुप 99वीं मंजिल, नंबर 1, सुप्रीम बोर्ड मीटिंग रूम। यहाँ की हवा इतनी दमघोंटू थी कि कोई भी पानी में भीग जाए। 15 मीटर लंबी रोजवुड कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने सू ग्रुप के 12 कोर शेयर होल्डर और सीनियर एग्जीक्यूटिव बैठे थे। लेकिन अब ये बड़े बुजुर्ग जो कभी सू मिंग का हर हुक्म मानते थे, उनकी आंखें झुकी हुई थीं। उनकी निगाहें बेपरवाही और लालच से भरी हुई थीं। और सू मिंग के सामने कोई ऐसा बैठा था जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। यंग वांग। उसके पीछे लॉन्ग परिवार के 2 ताकतवर मार्शल आर्ट मास्टर खड़े थे। उनकी कनपटी फूली हुई थी और उनका खून नस नस में उछल रहा था। ली चांगोंग, सू ग्रुप के वाइस चेयरमैन और सेकंड इन कमांड, जिन्होंने ओल्ड मास्टर सू को एम्पायर बनाने में मदद की थी, ने टेबल पर अपना मुक्का मारा और अचानक खड़े हो गए। सू मिंग, क्या तुम्हारा बस हो गया? वह दहाड़े सू मिंग की नाक की ओर इशारा करते हुए, बोलते हुए, थूकते हुए बोले, तुम्हारी जिद की वजह से, लिन चेन नाम के उस जंगली आदमी की वजह से कंपनी को सिर्फ एक दिन में 30 बिलियन का नुकसान हुआ है। बैंकों ने अल्टीमेटम दिया है, अगर हम 1 घंटे में उस 15 बिलियन के फंडिंग होल को नहीं भर पाए तो हम सबको तुम्हारे साथ बिल्डिंग से कूदना होगा। अंकल ली। सू मिंग ने इस बुजुर्ग को हैरानी से देखा जिसने उसे बड़ा होते देखा था। मुझे अंकल ली मत कहो। ली चांगोंग का चेहरा सख्त हो गया। उनका मुखौटा पूरी तरह से उतर गया। मैं अब सभी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि तुम्हें इस्तीफा जीफा देने पर मजबूर
मजबूर कर सकूं, उन्होंने कहा। उन्होंने सू मिंग के सामने एक डॉक्यूमेंट पटक दिया और तुरंत इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने की मांग की, जिससे पूरा सू ग्रुप यंग मास्टर वोंग को सौंप दिया जाए। ये आखिरी लाइफलाइन थी जो यंग मास्टर लॉन ग्यो ने हमें दी थी। जल्दी से साइन कर लो, अगर मौत का खेल खेलना है तो हमें इसमें मत घसीटो। उस फूड डिलीवरी वाले ने तुम्हें कौन सी जादू वाली घुट्टी पिला दी है? अभी स्टेज से उतर जाओ। बाकी 11 शेयर होल्डर्स ने एक साथ हमला बोल दिया और तरह तरह के बुरे शब्दों की बौछार कर दी। असली कैपिटल और जिंदगी और मौत के सामने इंसानियत की बदसूरती सबके सामने आ गई थी। यंग वोंग अपनी कुर्सी पर पैर ऊपर करके मुंह में सिगार लिए धुएं का एक कष्ट छोड़ते हुए कमीनी आवाज निकाल रहा था। सुना प्रेसिडेंट सू, यही वो कंपनी है जिसे आप बहुत चाहती थी। उसने सू मिंग को देखा। उसकी आवाज बुरी और घमंडी थी। साइन कर लो, आज रात तुम लॉन्ग शाओ की रखैल बन जाओगी। और उस लिन चेन की बात है, वह शायद अभी किसी कूड़ेदान के पास घुटनों के बल बैठकर खाना मांग रहा होगा। हा। सू मिंग ने अपने सामने रखे ट्रांसफर एग्रीमेंट को देखा। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहरे कट गए थे। वह हार गई थी। इतनी बड़ी हार के सामने बिजनेस के सारे तरीके बेकार और मजाकिया लग रहे थे। मिस्टर लिन, सू मिंग बेकार है। मैं आपके एसेट्स की भी रक्षा नहीं कर सकी। अगर आप सच में कोई छिपे हुए शहंशाह हैं तो प्लीज खुद को मत दिखाना। लॉन्ग परिवार की नींव बहुत डरावनी है। उसने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। उसके परफेक्ट चेहरे पर घबराहट में एक आंसू बह निकला। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने टेबल पर रखा असली सोने का पेन उठाया, जिसकी निब धीरे धीरे एग्रीमेंट की ओर बढ़ रही थी। यंग वोंग की आंखें खुशी से चमक उठी। ली चांगगोंग और गद्दारों ने भी राहत की सांस ली, जैसे सब कुछ सुलझ गया हो। लेकिन जैसे ही सू मिंग का पेन कागज को छूने वाला था, एक भयानक धमाका हुआ, जैसे कोई मिसाइल फटी हो जिसने 1000 पाउंड वजन वाले और पूरी तरह से पत्थर और लकड़ी से बने बड़े ब्लास्ट प्रूफ कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे को जोर से तोड़ दिया। पूरी 30 सेंटीमीटर मोटी लॉर्ड बेयरिंग दीवार तुरंत टूट गई। लकड़ी और ईंट के टुकड़े कॉन्फ्रेंस रूम में गोलियों की तरह उड़कर आ गए। यंग वोंग के पीछे खड़े लॉन्ग परिवार के 2 मार्शल आर्ट मास्टर्स को रिएक्ट करने का भी समय नहीं मिला। वे सीधे भयानक शॉक वेव से पीछे की ओर गिरे और दबी हुई कराह के साथ दीवार से टकरा गए। सभी शेयर होल्डर्स तुरंत मुश्किल में पड़ गए। वे बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, जोर जोर से चिल्लाने लगे। उठते धुएं के बीच पूरे कॉन्फ्रेंस रूम का टेम्परेचर बहुत गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे फिजिक्स के नियमों को भी चुनौती दे रहा हो। मेरे शाही माहौल की वजह से वहां सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, जैसे सबके दिलों पर भारी बोझ का पहाड़ दब गया हो। यंग वोंग समेत सभी, जो अब भी बहुत घमंडी बने फिर रहे थे, अब अपने घुटनों को कमजोर महसूस कर रहे थे, मानो वे वहीं घुटने टेक देना चाहते हो। धुएं और धूल की गहराई से धीरे धीरे मेरे स्थिर कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे मौत का काउंटडाउन हो रहा हो। टूटे हुए दरवाजे के बाहर से मैं एक लंबा गठीला बदन लिए धीरे धीरे अंदर आया। कॉरिडोर के आखिर से आ रही तेज रोशनी में नहाया हुआ। मैंने एक कस्टम मेड हाई एंड सूट पहना था, बहुत गहरा गहरा काला रंग, जो आसपास की सारी रोशनी को निगलता हुआ लग रहा था। उसकी सिलाई बहुत ही परफेक्ट थी, जो मेरे जेनेटिकली बेहतर किए गए फिगर को एकदम सही दिखा रही थी। कफ पर 2 टॉप ग्रेड वेस्टर्न स्टाइल नीले हीरे जड़े थे, जो सितारों की तरह चमक रहे थे। मैंने कुछ नहीं किया था, बस शांति से खड़ा था। फिर भी सभी जीवों को नीचे देखने का मेरा वो ऑरा, दुनिया को चुनौती देने का, हर चीज को सिर्फ तिनका समझने का अंदाज, वहां मौजूद सभी बिजनेस टाइकून को तुरंत धूल जैसा मामूली महसूस कराने लगा। पूरा कमरा शांत हो गया, सिवाय एक कांपती हुई आवाज के। मिस्टर लिन, सू मिंग मुझे फटी आंखों से देख रही थी। उसके हाथ से असली सोने का पेन धड़ाम से जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं, खुशी और हैरानी से भर गई। मैं आ गया था, उसका भगवान सच में आ गया था, रोशनी में नहाया हुआ। तुम कौन हो? यंग वांग डर के मारे कांपने लगा। उसका सिगार उसकी जांघों के बीच गिर गया, जिससे उसकी पैंट में छेद हो गया और उसे पता भी नहीं चला। उसने मुझे वीडियो में साफ देखा था, लेकिन मेरा औंदरा अब इतना डरावना था कि वह इस राजा जैसे आदमी को पीली जैकेट वाले डिलीवरी मैन से जोड़ ही नहीं पा रहा था। मैंने यंग वोंग की तरफ देखा भी नहीं। मैं कॉन्फ्रेंस टेबल के सामने चला गया। मेरी ठंडी नजरें कमरे में घूम रही थीं। किसने कहा था कि उसे पद छोड़ना होगा? मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे चाकू बनकर सबके कानों में चुभ रहा हो। ली चांगोंग दांत पीसते हुए अकड़कर खड़ा हो गया। यह मैं था। अगर वह कंपनी का 15 बिलियन युआन का फाइनेंशियल नुकसान नहीं भर सकती तो उसे जाना होगा। और तुम कौन हो? थप्पड़ इससे पहले कि वह अपनी आखिरी बात पूरी कर पाता, मैंने अपना हाथ भी नहीं उठाया, बस उसे बहुत बेपरवाह नजर से देखा। मेरी तरफ से एक डरावनी काली आभा फैली। ली चांगोंग का मोटा शरीर, जैसे किसी तेज रफ्तार भारी ट्रक ने उसे सीधे टक्कर मारी हो। वह 5 या 6 मीटर दूर उड़ गया और बुलेट प्रूफ फ्लोर टू सीलिंग खिड़की से टकराकर गिर गया। उसका आधा शरीर 99वीं मंजिल के बाहर लटका हुआ था। उसकी चीखें किसी भूत की तरह तुरंत पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में गूंज गईं। बाकी शेयर होल्डर्स के दिल लगभग रुक गए। वे सब पीछे हट गए। उनकी आंखें डर से भर गईं। ये एक ग्रैंड मास्टर की मशहूर टेक्निक थी, जो बिना छुए दूर से ही नुकसान पहुंचा सकती थी। एक फाइनेंशियल गड। मैंने मजाक उड़ाया, जैसे किसी मामूली डील पर बात कर रहा हूं। फिर मैंने अपनी अंदर की जेब से गहरे सुनहरे बॉर्डर वाला
एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट निकाला। थर्ड, मैंने डॉक्यूमेंट को रोजवुड टेबल पर कचरे की तरह फेंक दिया। ये रहा $10 बिलियन का बिना शर्त इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कैश 10 मिनट में आ रहा है। मेरी आवाज कॉन्फ्रेंस रूम में घंटी की तरह गूंजी। अब कौन चाहता है कि वह पद छोड़ दे? $10 बिलियन। यंग वांग एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर जोर से हंसने लगा। तुम एक मामूली डिलीवरी मैन $10 बिलियन लाओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम पैसे छापने वाली मशीन हो? कॉन्ट्रैक्ट में जालसाजी करने के जुर्म में हानि तुम जेल जाओगे। लेकिन उसकी हंसी पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय अनुभवी शेयर होल्डर जो अपने परिवार के फाइनेंस का मेन कंट्रोल करते थे, डॉक्यूमेंट खोलते समय बेकाबू होकर कांप रहे थे। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी पेज देखा, एक पुरानी गहरे सोने की सील जिस पर ऐसे मुश्किल पैटर्न थे जिन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं कर सकती, तो उनके दिमाग में तुरंत बिजली कौंधी। उनकी आंखें सिकुड़ गईं और उनका पूरा शरीर जमा हुआ सा लग रहा था। यह फाइनेंस में दशकों के अनुभव वाला एक बुजुर्ग आदमी हकलाया, मुश्किल से एक सही वाक्य बोल पा रहा था। यह दुनिया के सबसे ताकतवर ग्रुप की 9 स्क्रू ब्लैक गोल्ड सील थी। कहा जाता था कि एक बार यह सील लग जाने के बाद न सिर्फ $10 बिलियन बल्कि एक मीडियम साइज के देश को खरीदना भी बाएं हाथ का खेल था। यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यह ग्लोबल फाइनेंशियल दुनिया में सबसे बड़ा पावर पास था। जो शेयर होल्डर अभी अभी तख्ता पलट की मांग कर रहे थे, इस सील को देखकर उनके पैर ढीले पड़ गए। पूरा 99वीं मंजिल का VIP कॉन्फ्रेंस रूम अजीब तरह से शांत था। सभी पुराने शेयर होल्डर 9 स्क्रू ब्लैक गोल्ड सील वाले टॉप सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट को घूर रहे थे। उनकी आत्माएं जैसे शरीर छोड़ चुकी थीं। यंग वांग का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया था। वह अब भी पागलों की तरह चिल्ला रहा था, नकली, बिल्कुल नकली। $10 बिलियन का क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर अकेले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और निफोश या फॉरेन एक्सचेंज के रिव्यू में ही आधा महीना लग जाएगा। इसके जैसे मामूली डिलीवरी मैन का ऐसा रसूख कैसे हो सकता है? तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा जोर से फिर से खोला गया। सू ग्रुप का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो वॉल स्ट्रीट से लौटा 50 साल का फाइनेंशियल एलीट था, दौड़कर अंदर आया। उसका एक जूता भी गायब था और वह हाथ में एक रिपोर्ट कसकर पकड़े हुए था। ये आ गया, ये आ गया। वह तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसका गला बैठ नहीं गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मिस सू, अभी सिटी बैंक, स्विस इंटरनेशनल बैंक और JP मॉर्गन चेस, दुनिया के 3 टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकों ने एक साथ हमारे ओवरसीज कॉर्पोरेट अकाउंट में सबसे ऊंचे लेवल के टैक्स फ्री फंड के $10 बिलियन डाले हैं। ये 70 बिलियन RMB से ज्यादा है। बूम! ये शब्द एक वज्र की तरह नीचे गिरे। यंग वांग की पागलपन भरी मुस्कान तुरंत जम गई। अगले ही पल उसके पैर कांपने लगे और पीले रंग के लिक्विड की एक धार उसकी जांघों के बीच से बहने लगी। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। नहीं, नामुमकिन, यह नामुमकिन है। धप 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 धप। ली चांगगोंग के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन गद्दार, जो इस भयानक दबाव को और नहीं झेल पाए, मेरे सामने घुटनों के बल झुक गए। पागलों की तरह सिर पटक कर गिड़गिड़ाने लगे, हम अंधे थे, प्लीज बस हमें जाने दीजिए। मैं वहां भगवान की तरह ठंडा खड़ा रहा। उनकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं उठाई। बस एक ही शब्द बोला, बाहर निकलो। सू मिंग ने तुरंत रिएक्ट किया और तुरंत सिक्योरिटी को ऑर्डर दिया कि इन सभी गद्दारों को, जिन्होंने कंपनी को धोखा दिया था, बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया जाए। यंग वांग से अच्छी तरह निपटा जाना था और उसे वांग परिवार के कंपाउंड में वापस फेंक दिया जाना था। जल्द ही कॉन्फ्रेंस रूम चीख पुकार से भर गया। थोड़ी ही देर में सबको बाहर निकाल दिया गया। तभी जमीन पर पड़ा यंग वांग का फोन अचानक लगातार बजने लगा। कॉलर आईडी पर क्योटो लॉन्ग योदाशाओ दिखा। सूमिंग के चेहरे के भाव थोड़े बदले, लेकिन मैं शांत रहा। मैंने पास जाकर फोन की स्क्रीन पर पैर रखा, लेकिन उसे तोड़ा नहीं, बल्कि पैर की ठोकर से स्पीकर फोन का बटन दबा दिया और कॉल कनेक्ट हो गई। लॉन्गयो की घमंडी आवाज, जो बेहद अहंकार से भरी थी, तुरंत सुनाई दी। क्या सू परिवार की उस कुतिया ने साइन कर दिया? लिन चेन नाम का वो घटिया आदमी? तुम बहुत बकवास करते हो, मैंने कहा। अपनी पैंट की जेब में हाथ डाले मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी। लॉन्गयो, बस इतना ही? तुम्हारा कुत्ता खत्म हो गया। लाइन के दूसरी तरफ की आवाज अचानक बंद हो गई। उसके बाद एक डरावनी खामोशी हवा में फैल गई। तुम लिन चेन हो, लगता है तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने किस तरह की ताकत के साथ पंगा लिया है। ये मत सोचो कि तुम सू परिवार को सिर्फ इसलिए बचा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ $100 बिलियन है। मेरे लॉन्ग परिवार ने वॉल स्ट्रीट के सबसे बेरहम शॉर्ट सेलिंग कंसोर्टियम के साथ हाथ मिला लिया है। अब 150 बिलियन के इंटरनेशनल फंड्स ने सू ग्रुप के स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से घेर लिया है। तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है? मैं तुम्हें और सू मिंग को फाइनेंशियल मार्केट में पूरे चीन के सामने कुचल दूंगा। मैं तुम्हें यह देखने दूंगा कि तुम्हारे स्टॉक्स बेकार कागज के टुकड़ों में कैसे बदल जाते हैं। बीप कॉल खत्म हो गई। कुछ गड़बड़ है। CFO अपने टैबलेट पर ऊपर नीचे होते स्टॉक मार्केट चार्ट को घूरते हुए लगभग हताश होकर चीख पड़ा, मिस सू, मिस्टर लिन, कुछ गड़बड़ है। वॉल स्ट्रीट कंसोर्टियम ने एक आत्मघाती शॉर्ट सेलिंग अटैक किया है। उन्होंने 100 गुना गैर कानूनी लेवरेज का इस्तेमाल किया है। सेल ऑर्डर सुनामी की तरह नीचे गिर रहे हैं। हमारे स्टॉक की कीमत डेली लिमिट से नीचे मजबूती से टिकी हुई थी। $10 बिलियन के साथ भी इस बहुत मुश्किल इंटरनेशनल फाइनेंशियल घेराबंदी के तहत यह 1 घंटे भी नहीं टिकने वाली थी। फंड पूरी तरह से खत्म हो जाते और गायब हो जाते। फाइनेंशियल घेराबंदी। मेरी आंखों में एक
ठंडी नफरत की झलक दिखी। मैंने अपना हाथ उठाया, अपने सूट का एक बटन खोला और सीधे कॉन्फ्रेंस रूम में बड़ी स्क्रीन और ट्रेडिंग कंसोल की ओर चल दिया। सिस्टम टेम्पररी स्किल्स के बदले गॉड लेवल फाइनेंशियल ट्रेडर एंड हैकर एम्परर। 3 मिलियन शॉक पॉइंट्स काटे गए। गॉड लेवल फाइनेंशियल ट्रेडर को मिला दिया गया है। होस्ट के दिमाग की कंप्यूटिंग स्पीड दुनिया के सबसे एडवांस्ड क्वांटम कंप्यूटर को पार कर जाएगी। आप सभी फाइनेंशियल कानूनों का सार देख पाएंगे। हैकर एम्परर को मिला दिया गया है। जहां भी इंटरनेट है आप भगवान हैं। बूम! मेरी आंखों में डेटा की एक बड़ी लहर तेजी से चमकी। मैं ट्रेडिंग सीट पर बैठा और लाइव ब्रॉडकास्ट सिग्नल को इस बड़ी स्क्रीन पर स्विच कर दिया। मेरा लहजा शांत था, जैसे मैं किसी छोटी सी बात पर बात कर रहा हूँ। स्क्रीन लाइव करो। क्या? पीआर डायरेक्टर अचानक घबराते हुए बोले, मिस्टर लिन, अगर आप ऐसा करेंगे तो इंटरनेट पर करोड़ों स्टॉक इन्वेस्टर हमें पूरी तरह से बर्बाद होते देखेंगे। मैंने कहा, स्विच कर लो। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह जबरदस्त दबाव इतना ज्यादा था कि कोई उसे मना भी नहीं कर सका। 3 सेकंड बाद इंटरनेट पर सबसे बड़े लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की स्क्रीन एक साथ चमकी। सू ग्रुप का स्टॉक मार्केट इंडेक्स और कंट्रोल पैनल पर बैठी मेरी पीठ करोड़ों दर्शकों के सामने आ गई। पूरा इंटरनेट तुरंत हिल गया। अरे बाप रे, ये कौन है? ये तो रहस्यमयी यंग मास्टर लिन है। कितना कूल है। वह क्या करने वाला है? वह पूरे इंटरनेट के सामने खुद मार्केट को मैनेज करने वाला है। क्या वह पागल है? उसका दुश्मन वॉल स्ट्रीट ब्लडस्टोन सैंक्शंस ग्रुप है। सब खत्म हो गया। सू ग्रुप ने पूरी तरह हार मान ली है। देश भर के स्टॉक होल्डर, बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ट्रेडर और अनगिनत लोग अपनी स्क्रीन को ध्यान से देख रहे थे और उसी पल मेरे हाथ कीबोर्ड पर पड़े। वॉल स्ट्रीट के भेड़िए, मैंने मन ही मन मजाक उड़ाया। आज मैं तुम सबको हंस के बना दूंगा। थप पहला की स्ट्रोक बजा। उसके बाद की स्ट्रोक्स की एक डरावनी धुंधली स्पीड आई। ये ऐसी स्पीड थी जिसे कोई आम इंसान हासिल नहीं कर सकता था। कीबोर्ड की आवाजें मूसलाधार बारिश की तरह फट पड़ी। उंगलियों का घर्षण इतना तेज था कि उससे धुएं का एक हल्का गुब्बार भी बनने लगा। हर की स्ट्रोक के साथ हवा में हल्की सोनिक बूम गूंज रही थी। चाकू की तरह स्क्रीन पर डेटा इस तरह से बेतहाशा ऊपर नीचे होने लगा कि इसने पूरी तरह से फाइनेंशियल कॉमन सेंस को चुनौती दे दी। लाल ऑर्डर जो झरने की तरह नीचे गिर रहे थे, अचानक एक विशाल हरे रंग के बाएं ऑर्डर से टकरा गए। $5 बिलियन का फंड खरीदने पर पूरी तरह से लगा हुआ लिमिट डाउन को खत्म कर रहा था। मेरी उंगलियों का वार बाजार में गाजर मूली काटने जैसा ठंडा और सटीक था। यह कैसे हो सकता है? वॉल स्ट्रीट के एक सीक्रेट सर्वर रूम में सुनहरे बालों और नीली आंखों वाले कई टॉप टियर ट्रेडर्स स्क्रीन को घूर रहे थे। उनकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। उसने कवर के लिए पोजीशन साइजिंग का इस्तेमाल नहीं किया। वह सीधे ब्रूट फोर्स से हमें काटने आया है। इसे तोड़ दो, 100 गुना लेवरेज, इसे कुचल दो। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे होंठों पर धीरे धीरे एक ठंडी मुस्कान आ गई। फाइनेंशियल वॉरफेयर डेटा के बारे में है, लेकिन क्या होगा अगर सामने कोई हैकर किंग हो? नादान। मैंने हल्के से एंटर दबाया। एक इनविजिबल ट्रोजन हॉर्स जैसे जिंदा हो उठा हो, लाइट की स्पीड से नेटवर्क केबल के रास्ते वापस गया, सीधे वॉल स्ट्रीट ब्लडस्टोन कैपिटल ग्रुप के ओवरसीज सर्वर की ओर बढ़ा। बीप 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 बीप। वॉल स्ट्रीट सर्वर रूम में तुरंत सबसे ऊंचा रेड अलर्ट बज उठा। धत तेरे की, हमारा फायरवॉल टूट गया है। भगवान, ये कैसा मॉन्स्टर कोड है? हम इसे रोक नहीं सकते। हम इसे बिल्कुल नहीं रोक सकते। ये बहुत बुरा है। मार्जिन डिपॉजिट वाले स्विस बैंक अकाउंट से छेड़छाड़ की जा चुकी थी। उनका फंड्स, उनका कैपिटल पूल तेजी से खाली हो रहा था। सीन वापस जियांग चेंग पर आया। मैंने अचानक कीबोर्ड से अपने हाथ हटा लिए। बूम! सू ग्रुप की बड़ी स्क्रीन पर के लाइन चार्ट। थोड़ी देर की शांति के बाद अचानक एक ड्रैगन की तरह जाग उठा जो हजारों सालों से सोया हुआ हो। जबरदस्त जोर के साथ यह चार्ट डरावने 90 डिग्री एंगल पर सीधे ऊपर गया। तुरंत लिमिट को भेदते हुए अपर लिमिट को लॉक कर दिया। लिमिट डाउन से लिमिट अप तक, आसमान से धरती तक, इसमें सिर्फ 1 मिनट लगा। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वॉल स्ट्रीट अकाउंट से कई आधिकारिक अनाउंसमेंट लाइव ब्रॉडकास्ट स्क्रीन के किनारे पर पॉपअप होने लगे। ब्लडस्टोन कैपिटल ग्रुप का मार्जिन 0 पर पहुंचने के कारण उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया और अपनी पोजीशन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूरा इंटरनेट एक पल के लिए शांत हो गया। अगले ही पल यह फट पड़ा। अरे बाप रे! अरे बाप रे! अरे बाप रे! वॉल स्ट्रीट के एक टॉप फाइनेंशियल ग्रुप के खिलाफ सिर्फ 1 मिनट में पलटवार। ये तो ऐसा है जैसे कोई भगवान धरती पर उतर आया हो। ये बहुत बेरहम है। इसने न सिर्फ स्टॉक प्राइस बढ़ाया, बल्कि इंटरनेट के जरिए उनके एसेट्स का दूसरा हिस्सा भी छीन लिया। एक भगवान का जन्म हुआ है। आज से चीनी स्टॉक गॉड का जन्म हुआ है। सभी बड़ी ब्रोकरेज ब्रांच में अनगिनत पुराने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर खुशी से रो पड़े। कुछ तो स्क्रीन के सामने झुक भी गए। इस बीच हजारों मील दूर क्योटो में लोंग परिवार के शानदार अंडरग्राउंड फाइनेंशियल कमांड सेंटर में लोंगेओ अपने सामने लगी बड़ी एलसीडी स्क्रीन को ध्यान से देख रहा था। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसके कभी ध्यान से संवार कर बनाए हुए बाल अब बिखरे हुए थे। स्क्रीन पर लोंग परिवार ने सू ग्रुप पर हमला करने के लिए जो $6 बिलियन इस्तेमाल किए थे, वे तेजी से 0 हो रहे थे। 1 बिलियन, 50 मिलियन, 10,000, 0 टोटल लिक्विडेशन। अचानक उसके गले में खून का घूंट
घूंट भर आया और अपने सभी भरोसेमंद साथियों के सामने लॉन्गियो ने मुंह भर खून खांस दिया। ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी ही टूट गई हो और वह अपने महंगे लेदर सोफे पर बेदम होकर गिर पड़ा।